हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव, डायरेक्टर ऑफ लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। वो है इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी भारत का परिचय, जो लगभग सभी किताबों में टॉपिक नंबर 1 पर ही मिलता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाम की। हमारे देश का नाम, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, कई नाम हैं। किस नाम के पीछे क्या तर्क दिया जाता है, जरा देखते हैं। एक नाम है हमारे देश का आर्यवर्त। ये आर्यवर्त नाम के पीछे क्या तर्क है? देखिए, भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु सभ्यता से मानी जाती है और सिंधु सभ्यता इसीलिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जननी कहलाती है। और सिंधु सभ्यता के बाद जो दूसरे नंबर पर सभ्यता मिलती है वो है वैदिक सभ्यता। 1500 से 600 ईसा पूर्व के समय जो वैदिक सभ्यता थी, इसमें जो लोग रहा करते थे उन्हें आर्य कहा जाता था, यानी वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य लोग थे। इन्हीं आर्य लोगों के नाम पर हमारे देश का नाम आर्यवर्त मिलता है। आर्यों का निवास स्थान, आर्यों का निवास स्थान, जो कि हड़प्पा सभ्यता की तरह ये लोग भी सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में रहते थे और इनके रहने का क्षेत्र सप्त सैंधव कहलाता था। हिस्ट्री में बात करेंगे। इसके अलावा एक नाम मिलता है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप दूसरा नाम। जम्बू द्वीप कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं और हिंदू धर्म ग्रंथ हैं जिनमें हमारे देश को जम्बू द्वीप के नाम से भी पुकारा गया है। वास्तव में ये 7 द्वीप हैं जिनका उल्लेख मिलता है कुछ ग्रंथों में। 7 द्वीप में एक है जम्बू द्वीप, जिसका आशय संपूर्ण एशिया महाद्वीप से लगाया जाता है। तो ये दूसरा है ग्रंथों में, जो प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है वो है जम्बू द्वीप। इसके अलावा एक नाम है हमारा भारत। ये जो भारत नाम हमारा पड़ा है, ये एक राजा है भरत, जो राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र हैं। और राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र जो भरत हैं, भरत ने हमारे देश पर प्राचीन समय में शासन किया है। और ऐसा बोला जाता है कि राजा भरत ने भारत में लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का पहला बीज बोया था, क्योंकि जब उन्होंने अपने पुत्र में किसी को भी योग्य नहीं पाया तो अपने पुत्र के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उन्होंने शासन की बागडोर दी थी, यानी सत्ता सौंपी थी। इसीलिए बोलते हैं लोकतंत्र की शुरुआत तो राजा भरत ही कर गए थे हमारे यहाँ। तो राजा भरत यानी राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ गया, के पुत्र राजा भरत के नाम पर। अब अगली बात करें। 2 नाम और हमको याद रखना है, एक इंडिया और दूसरा हिंदुस्तान। इसके पीछे भी कुछ तर्क है। जैसे बात करें हिंदुस्तान की, तो सीधे तौर पर हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया है, ईरानियों ने दिया है। और इंडिया नाम यूनानियों ने दिया है, यूनानियों ने। इसको जरा समझ लीजिए। भारत को ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया। देखिए, ये जो नदी देख रहे हैं आप, मेरा पेन चल रहा है, ये नदी जा रही है और ये नदी अब पाकिस्तान में बहती है। मगर किसी जमाने में 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब तक ये पाकिस्तान भी हमारे साथ ही था। आज ये पाकिस्तान में बहती है, इसकी मैक्सिमम लंबाई। इस सिंधु नदी की वजह से हमें ये नाम मिले हैं, इंडिया और हिंदुस्तान। अब ये सिंधु नदी की वजह से क्यों मिले, गंगा या यमुना की वजह से क्यों नहीं मिले, थोड़ा उसको समझिए आप। देखिए, यहां से मैं एक डायग्राम बनाता हूं ऐसे नॉर्मली। ये आप देख रहे हैं, मैंने एक बड़ा सा डायग्राम बनाया है। ये पूरा हिमालय पर्वत है। ये जैसे मेरा हाथ रखा हुआ है, आप समझ लीजिए यहां से यहां तक बहुत लंबाई तक 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय पर्वत है। यानी यदि मैं यहां पर हाथ रख दूं ऐसे, तो आप कहेंगे सर इधर से कोई अटैक नहीं होगा, इधर से कोई नहीं आएगा, रास्ता बंद है। क्योंकि हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि भारत में यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहां से लगभग यहां तक ये पूरा जो मेरा हाथ चल रहा है, ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसलिए भारत से इस दिशा में आना जाना भारत का नहीं था। भारत में जो भी विदेशी लोग आते थे वो इस रास्ते से आते थे।
इस रास्ते से, यानी नीचे देखेंगे आप, यहां मैंने पेन रखा है और यहां से पेन घुमाकर मैं नीचे से पूरा यहां तक वापस आ गया। देख लीजिए आप, मेरा हाथ चल रहा है, ये पूरा वाटर एरिया है, पानी है, महासागर है। और महासागर से भारत आने का उस समय तक किसी के पास रास्ता नहीं था, क्योंकि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज बहुत बाद में वास्को डिगामा आएगा 17 मई 1498 को, जब हम कहेंगे कि समुद्री मार्ग की खोज हुई। मगर उसके पहले भारत में आने वाले लोग स्थल से आते थे, समुद्र के रास्ते से नहीं आते थे। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, ये हिमालय पर्वत खड़ा हो गया, तो आप बोलेंगे नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, यानी उत्तर से लेकर पूर्व तक तो रास्ता बंद है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। और नीचे देखें तो तीन तरफ भारत पानी से घिरा है, इधर भी वाटर एरिया है, इधर भी वाटर एरिया, इधर भी। और उस समय समुद्री मार्ग की कोई खोज नहीं हुई थी, इसलिए भारत में कोई भी आता था, चाहे वो आक्रमण करने सिकंदर आया हो, डेरियस फर्स्ट आया हो, या कोई व्यापार करने आया हो, या कोई भारत में आके शासन करने लगा हो, ये सब लोगों का भारत में आने का रास्ता ये था। अब मैंने दोनों हाथ रख दिया है, आप ये समझ लीजिए ये भारत में आने का रास्ता है, दरवाजा है, इसी रास्ते से सभी लोग आएंगे, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो डेरियस हो। तो हमारे पीछे अभी नक्शे पे देखेंगे तो एक लाइन मैंने और खींच दी। अब आप समझ लीजिए ये पूरा पूरा पाकिस्तान है जिसपे मेरे डॉट्स चल रही है, ये पूरा पाकिस्तान है आज। मगर ये पाकिस्तान कब से है? 1947 से है, उसके पहले तो नहीं था। तो मेरा हाथ जो रखा है ये पूरा पाकिस्तान है, मतलब पहले यहां तक इंडिया लगता था, पाकिस्तान जहां तक है, ठीक है। जब पाकिस्तान नहीं बना था तो इंडिया मेरे हाथ तक आता था, यहां तक नहीं। ये भी ये जो एरिया है ये भी इंडिया के पास था। अब पाकिस्तान के पीछे यदि आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, पाकिस्तान के पीछे ये जो कंट्री है ये है अफगानिस्तान। आप थोड़ा वर्ल्ड के मैप पर देख लीजिए इसको। देखिए अब इंडिया की स्थिति देखिए कहां पर है। ये इंडिया बना दिया मैंने, ये इंडिया, और इंडिया के नीचे में ऐसा गोल सा बना लेता हूं, ये पूरा हिंद महासागर है, यानी हिंद महासागर के ठीक ऊपर हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी समझते हैं इसको डिटेल में। और अब मैं भारत के पड़ोस में जाता हूं, ये बना दिया मैंने भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, जिसका निर्माण हमारे देश से विभाजित होकर ही हुआ है। और पाकिस्तान के पीछे मैंने एक कंट्री और बना दी, अफगानिस्तान। पहले भारत अफगानिस्तान तक लगता था जब पाकिस्तान नहीं था, तो भारत बनाया मैंने, भारत के बाद क्या बनाया? पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पीछे क्या बनाया मैंने? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के पीछे अब एक बड़ी सी कंट्री बनाता हूं मैं, ये है ईरान। कौन सा देश है बेटा? ये ईरान, ईरान देश है ये, मैं लिख देता हूं इस पे, ठीक है, ईरान, ये ईरान है। अब समझ गए आप, जो भी आएगा, ईरान किधर है? भारत के इधर है, तो इधर से जो भी आएगा ऐसे आएगा, ठीक है। ये देखिए ये आ रहा है, ये मैं लाइन खींच देता हूं, इस रास्ते से आएगा, ये आया और पहुंच गया। अब रास्ते में ये बड़ी सी नदी मिलेगी उसको, जब इधर से आएगा कोई तो रास्ते में नदी मिलेगी, तो ये जो नदी है इधर से आने में, ये नदी आएगी रास्ते में, इस नदी को क्रॉस करके ही आएगा। कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी। मतलब समझाने का ये है कि ये जो सिंधु नदी है ये आपकी पहचान बन गई, दुनिया में आपको पहचानने लगे सिंधु के नाम से। भैया भारत जाना है, कहां जाए, किधर से जाएं? जैसे ईरान से आना है तो क्या, कैसे आएंगे? अफगानिस्तान के काबुल होते हुए सीधे चले जाओ, रास्ते में एक बड़ी सी नदी आएगी, बहुत बड़ी, उस नदी को क्रॉस करोगे तो इंडिया पहुंच जाओगे। मतलब सिंधु हमारी भौगोलिक पहचान बन गई, दुनिया में हमको सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और सिंधु नदी के आसपास ही हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, दोनों प्राचीन सभ्यताएं सिंधु नदी के तट पर पली बढ़ी हैं। इसी सिंधु नदी की वजह से आपके देश के नाम पड़ेंगे। तो ये ईरान के लोग आए। अब ईरान के लोगों की एक समस्या है कि जो शाह होता है वो लोग पर्शियन कहलाते हैं, पुराना नाम पर्शिया है ईरान का, एक नाम ईरान का फारस भी है, पर्शिया भी है। तो पर्शियन लोग जो इनकी लैंग्वेज थी, इसमें ये सा का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, उच्चारण नहीं ले पाते थे। जैसे सा नहीं बोलते थे, सा की जगह हा बोलते थे, हा हलवाई का, सा की जगह ये लोग क्या बोलते थे? हा बोलते थे। इसीलिए वो सिंधु नदी को हिंदू के नाम से जानते थे, वो हिंदू नदी कहते थे। और हिंदू नदी के कारण, मतलब इसको हिंदू नदी बोला, और हिंदू नदी के उस पार का जो स्थान है, हिंदू नदी के पूर्व का जो स्थान है, वो हिंदुस्तान के नाम से फेमस हो गया। जैसे राजाओं का स्थान राजस्थान होता है,
अफगानों का स्थान अफगानिस्तान होता है, उज्बेकों का उज्बेकिस्तान, पाक यानी पवित्र, पाकिस्तान पाकिस्तान, हालांकि पवित्र विचार नहीं है उनके, मगर नाम में ही लिखा है पाकिस्तान यानी पाकिस्तान, तो पाक यानी पवित्र। तो ये सिंधु नदी को क्या कहा जाने लगा? सिंधु नदी को वो लोग क्या कहने लगे? हिंदू कहने लगे, और हिंदू से ही हमको क्या बन गया? हिंदुस्तान बन गया। तो क्वेश्चन आएगा, हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? ईरानियों ने दिया है। किसने दिया है? ईरानियों ने। ईरान कहाँ है? भारत के पास में पाकिस्तान, उसके पीछे अफगानिस्तान, इन दोनों के पीछे ईरान। तो ईरानियों की देन है हिंदुस्तान। मतलब ये कि हिंदुस्तान नाम में हिंदू और मुस्लिम जैसा कुछ भी नहीं है, जो हिंदू है वास्तव में वो सिंधु है। तो ये तर्क दिया जाता है। अब एक नाम बचा हमारा इंडिया। इंडिया नाम ज्यादा फेमस है दुनिया में आज भी, ठीक है। तो इंडिया नाम कैसे पड़ा इसको देख लीजिए जरा। देखिए मैं आपके सामने एक गोल सा सागर बनाता हूं, इस सागर को अभी आप देख लीजिए, वर्ड में इसको वर्ल्ड जियोग्राफी में अच्छे से देखना पड़ेगा। ये मैंने सागर बनाया पूरा गोल, ये सागर है, इसमें एक देश बनाता हूं। ये देश है जो पानी में लटका हुआ है, ये एक देश है इटली। अभी मैं इटली की बात नहीं कर रहा हूं, इटली के पास में राइट में जाएंगे एक देश और है, इटली के पास में एक देश और है, वो है ग्रीस। उसका नया नाम ग्रीस है, मगर उसको ही यूनान कहते थे, यूनान पुराना नाम है उसका। और ये यूनान है, यूनान से ही आपके भारत देश में सिकंदर आया था आक्रमण करने, और यूनानियों से हमारे पुराने संबंध है। जिस समय हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता थी, उस समय यूनान में भी एक सभ्यता चल रही थी, और हड़प्पा सभ्यता के लोग यानी सिंधु सभ्यता के लोग यूनानी सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार किया करते थे, इनके व्यापारिक संबंध थे, बिजनेस किया करते थे। तो ये यूनानियों ने हमको नाम दे दिया इंडिया, क्योंकि इंडिया नाम भी, अब देखिए आप, सिंधु नदी के कारण ही आपके सारे नाम पड़ गए। ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी का यूनानी नाम है इंडस। इंडस, इंडस रिवर, इंडस को, इंडस के इस पार का क्षेत्र इंडिया बन गया। मतलब सिंधु का ही यूनान में नाम क्या था? इंडस, और रिवर इंडस से ही आपका नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। तो ये यूनानियों की देन है। मतलब हिंदुस्तान नाम हमको ईरानियों ने दिया है, और इंडिया नाम किसने दिया है? यूनानियों ने दिया है। और यूनानियों की लैंग्वेज अलग है, वो सिंधु को इंडस कहते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, गंगा नदी हिंदी में, आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा रिवर गंगा। नर्मदा नदी रिवर नर्मदा, गोदावरी नदी रिवर गोदावरी। मगर आप जब हिंदी में पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता, और वही चीज आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनका नाम चेंज हो गया इंग्लिश में अलग से सिंधु नदी का, क्योंकि सिंधु का जो नाम है वो यूनानी शब्द है इंडस, उसी से बना है हमारा इंडिया। तो ये आपको सारी बातें समझ में आ गई। ये मैप रख देते हैं, इसका भी काम नहीं है वर्ल्ड का। तो 4 नाम बता दिए हमने। आर्यवर्त, आर्यों के रहने के कारण। जम्बूद्वीप पे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा भारत, राजा भरत के नाम पर, तीसरा नाम राजा भरत के नाम पर भारत, चौथा इंडिया जो कि यूनानियों ने दिया है, और 5वां हिंदुस्तान जो कि ईरानियों ने दिया है। यहां एग्जाम की दृष्टि से देखें तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, और ये वाला बाकी नॉलेज के लिए कि हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया है और इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने। अब बात करते हैं एक और, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे देश का 2 नाम, भारत 1 और इंडिया 2, ये दोनों नाम, अब क्या कहां कंफ्यूज हो जाओगे? ये दोनों नाम की बात करें, एक तो राजा भरत वाला और एक यूनानियों वाला। राजा भरत वाला भारत और यूनानियों वाला इंडिया, ये 2 नाम हमारे संविधान में लिखा गया है। वो क्वेश्चन पूछते हैं, यहां पर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में हमारे देश के कितने नाम हैं? तो आप कहेंगे 2। मतलब ये कि हमारे संविधान में हिंदुस्तान नाम कहीं भी नहीं है। संविधान में केवल कितने नाम है? 2 नाम है, इंडिया और भारत। देखिए जब संविधान बन रहा था तो इन दोनों नाम के पीछे काफी बहस हुई। अंबेडकर जी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जो भी संविधान निर्माता मुख्य थे, वो कुछ लोगों का कहना था कि भारत नाम रखा जाए, हमारा भारत पुराना नाम रखा जाए, और कुछ लोगों ने बोला नहीं इंडिया रखा जाए। तो काफी विचार विमर्श के बाद सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम संविधान में दोनों नाम रखेंगे, इंडिया भी रखेंगे और भारत भी रखेंगे। कैसे जैसे मामला सॉल्व हुआ। उसके बाद फिर 2 गुट बन गए। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत, जैसे पहला अनुच्छेद आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 1, आप पहली अनुसूची देखेंगे, 395 अनुच्छेद है संविधान में, संविधान की क्लास में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 1 और अनुसूची नंबर 1 दोनों में एक बात लिखी है, सुन लीजिए। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है।
इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यहां पर भी दो राय बनी। एक राय बनी कि हम लिखेंगे भारत दैट इज इंडिया, यानी भारत पहले रखेंगे, फिर लिखेंगे दैट इज इंडिया। फिर कुछ लोगों ने बोला ऐसा नहीं रखेंगे, हम रखेंगे इंडिया दैट इज भारत। अब दोनों में कुछ बहस हुई और फाइनली किया गया कि इंडिया को हम पहले रखेंगे। आप देख लीजिए, आपका इंडिया नाम पहले लिखा था वहां पर। यदि आप लिखते हैं भारत दैट इज इंडिया तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाता है संविधान में। आप बोलेंगे इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया और भारत दो नाम संविधान में है, और इंडिया नाम आगे रखने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो तर्क दिया गया था वो ये था कि आज हमारे भारत देश को पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से ज्यादा जानते हैं। दूसरी बात, यदि हम किसी देश के साथ कोई ट्रीटी करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई समझौता करते हैं तो वहां पर इंडिया नाम लिखाता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा नाम क्या फेमस होता है? इंडिया नाम हमारा फेमस है। इसलिए जब वो पूछेगा कि संविधान में कितने नाम दिए गए हैं तो आप बोल देंगे संविधान में दो नाम दिए गए हैं, इंडिया और भारत। कहाँ दिए हैं? अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में भी यही बात लिखी है और अनुसूची 1 में भी यही बात लिखी है। इसको संविधान में समझाएंगे तो अच्छे से समझना। ये हो गए हमारे देश के नाम के ऊपर बात हो गई। आर्यावर्त आर्यों के कारण, जम्बू द्वीप राजा भरत के कारण भारत, इंडिया यूनानियों ने दिया, हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया, मगर ये हिंदुस्तान संविधान में नहीं है, ध्यान रखेंगे। इंडिया है और भारत है, और वो भी किस प्रकार है? इंडिया दैट इज भारत, ऐसा है ना कि भारत दैट इज इंडिया। ये हो गई नाम की बात। तो ये हो गया नाम पे चर्चा, इसको मिटा देते हैं, आप नोट करते चलेंगे इसको सारी चीजें। अब बात करते हैं, नाम तो सबने बता दिए सर ने, एक बार शॉर्ट में लिख देते हैं। आर्यवर्त नाम लिख दिया, इंडिया लिख दिया जल्दी से, उसके बाद हिंदुस्तान लिख दिया, और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान लिख दिया, और एक कौन सा बच गया? जम्बू द्वीप लिख दिया। ये हो गया नाम की। अब बात करते हैं दूसरी। अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बात इंपॉर्टेंट रहेगी, हर बात के कारण जानना, हर बात के आसपास की चीजों को जानना, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं। दूसरी में आकार क्या है? आकार यानी कितने बड़े हो, एरिया कितना है आपके पास, तो क्या क्या इसमें आपको याद रखना है? आकार और विस्तार। आकार और विस्तार यानी कहां तक फैले हुए हो, ठीक है। अभी बताते हैं सबके बारे में डिटेल में। सबसे पहली बात आकार। आकार यानी भारत का क्षेत्रफल बताइए कितना है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 3287। इसको चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, यदि इस प्रकार से याद करेंगे, लगभग मेरे सारे स्टूडेंट्स को इसी प्रकार याद है। अब इसको हिंदी में 2-3 बार बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। जहां भी डिजिट याद करना होती है वहां हमको बोलना पड़ता है, जितना हम बोलते हैं उतना हमको याद होता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार बोलेंगे 3287,263। बोलिए एक बार, 3287,263। एक बार और बोल लीजिए, 3287,263। ये आपको 2-3 बार बोलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। बिना देखे आगे लगा देंगे किलोमीटर स्क्वायर। ये है भारत का टोटल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है। एक बात हो गई। दूसरी बात, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि कभी भी जो क्षेत्रफल होता है उसमें लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। स्क्वायर लगता ही लगता है, किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में बताया जाता है। अगली बात, अब देखिए ये दुनिया का कितना है? 2.43%। देखिए जितने डिजिट आज की इस क्लास में हम लिखेंगे, आप उसको क्लास के साथ ही याद कर लो, क्योंकि ये सब डिजिट ही आएगा एग्जाम में, प्रीलिम्स में विशेष तौर पे, ठीक है। तो हम ये बताएंगे, आप 3287,263 किलोमीटर हमारा एरिया है स्क्वायर, और ये पूरी दुनिया के एरिया का कितना है? 2.43%। ये जो हमारा एरिया है पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का, पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप है, जितने पे भी दुनिया बसी है, वाटर एरिया की बात हम समुद्रों की नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्थल मंडल की बात कर रहे हैं, 7 महाद्वीप की। पूरी दुनिया जो 7 महाद्वीप है, पूरी दुनिया का हमारे पास कितना परसेंट एरिया है? हमारे पास केवल और केवल 2.43% एरिया है। अब बच्चे क्या करते हैं, 2 पॉइंट के बाद का याद ही नहीं करना है, इंपॉर्टेंट नहीं होगा। 43 बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया का परसेंट निकाला है। यदि आप सोच रहे हैं 2.43 के बाद में 4-5 कर दूं, 4-4 कर दूं, 4-6 कर दूं, तो भी बेटा गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर एक डिजिट इधर उधर कर दोगे तो छोटे मोटे कई देश भारत में या तो आ जाएंगे, कम कर दोगे तो चले जाएंगे। इसलिए भारत का परसेंट है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको यहां तक याद रखेंगे पूरा। अब यहां तक याद नहीं हो तो आप
एक बात ध्यान रखेंगे, आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि यहां से दो चीजें याद कर लो, ऐसे नहीं हो रहा। तो भारतीय संविधान में हम पंचायत भी पढ़ाएंगे और नगर निगम भी पढ़ाएंगे। पंचायत और नगर निगम बहुत दिनों बाद आया, शुरू से गांधी जी का सपना था। तो पंचायत और नगर निगम संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आर्टिकल नंबर 243, 243 नंबर का जो अनुच्छेद है, उसी में भारतीय संविधान में पंचायत के बारे में बात की गई है, जिसमें हम संविधान में इसको पढ़ेंगे। बहुत बड़ा अनुच्छेद है, 243 बी सी डी ई एफ ऐसे करके अंदर जाता है। आगे चलें, ये हो गया दो बात। भारत का कुल क्षेत्रफल एक बार बोलिए, वापस प्रैक्टिस करिए, 3287,263, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि दुनिया के 2.43 में याद नहीं होगा तो पंचायत का आर्टिकल साइड में लिख लेंगे। पंचायत का आर्टिकल तो दो चीजें याद आएंगी, ठीक है। अगली बात, अब ये एरिया वाइज जो भारत आपने बनाया, ये भारत का जो एरिया है, ये एरिया वाइज भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। कौन से नंबर का बड़ा देश है? 7वां, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमसे बड़े 6 देश पूछता है वो, तो आपको हमसे बड़े 6 देश बताना है। ये हम उसके लिए एक सूत्र लिखते हैं, रक्का बाई। आपको इस चैप्टर में काफी सारे सूत्र देंगे, उसको आप याद रखेंगे। सूत्र वहीं इस्तेमाल करें जहां जरूरी हो, हर जगह नहीं, ठीक है। मैक्सिमम जगह मैपिंग से क्लियर होगा। तो रक्का बाई, जैसे कि इंदौर में आप देखते हैं लेडीज को, महिलाओं को बाई के नाम से पुकारते हैं, ये बाई, वो बाई, सब्जी वाली बाई। तो बस ऐसी एक बाई आप आज आपके पास आ गई, रक्का बाई। कौन सी बाई? रक्का बाई। ये रक्का बाई कैसे लिखेंगे? RKCA, ये हो गया रक्का, BAI, ये हो गया बाई। अब इसका फुल फॉर्म करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। R से हो गया रूस। रूस का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। एरिया वाइज बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल के अनुसार। दूसरे नंबर पे K से कनाडा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? K से कनाडा। तीसरे नंबर पर C है, C से आप लिखेंगे, C से चीन है। तीसरा बड़ा देश कौन सा है? चीन। एक A है इसमें अमेरिका के लिए, अमेरिका मतलब USA, यहां पर अमेरिका मतलब USA की बात कर रहा हूं, ठीक है। B का मतलब ब्राजील, B का मतलब ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है, आगे वर्ल्ड में देखेंगे। A का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और I का मतलब आप जानते हैं इंडिया, I का मतलब क्या है? इंडिया। तो ये लिख दिया इंडिया। फिर से देखेंगे ध्यान से, पहले तो 2 बार बोल लीजिए, कोई बाई है, ये कौन सी बाई है? रक्का बाई, रक्का बाई, रक्का बाई। अब रक्का बाई में 7 कंट्री है बेटा, ठीक है। रक्का बाई की स्पेलिंग RKCABAI। ध्यान क्या क्या रखना है मेरी बातों को। पहले तो इसमें 2 A हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले रखेंगे अमेरिका को, फिर रखेंगे ऑस्ट्रेलिया को। घर पे नक्शे में देखेंगे अमेरिका काफी बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया छोटा है, ठीक है। पहले अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। फिर दूसरी बात, अब क्या होता है, यहां पर इतना सिखाने के बाद ऐसा लिख के आते हैं, रक्का बाई। अब ये कौन सी बाई है? ये भी रक्का ही बाई है, दोनों रक्का बाई है, ये भी रक्का बाई, ये भी रक्का बाई। तो हमने इसको C को तीसरे नंबर पे लिखा है। यदि आप C को दूसरे पे लिख देंगे गलती से और K को तीसरे पे, तो भी वो बाई नहीं बदलेगी, बाई कौन सी रहेगी? रक्का बाई। तो ध्यान रखेंगे ये गलत है, रक्का बाई लिखने के लिए स्पेलिंग पूरी रटेंगे। C कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पर। और ABCD में भी देख लेना, ABCD आप स्कूल में पढ़ते हैं नर्सरी में, KG फर्स्ट में, तो C कौन से नंबर पे आता है? ABC। ये ABC करके भी आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि C को हमेशा तीसरे नंबर पे रखूंगा ABCD के अकॉर्डिंग। अब दूसरी बात, एक हमारे होनहार छात्र ने बोल दिया सर आपको बिल्कुल नहीं आता, सर आप K से कनाडा लिखते हैं, जबकि कनाडा तो C से शुरू होता है। तो सर को भी मालूम है C से शुरू होता है। यदि सर C से कनाडा शुरू कर देते तो क्या होता, आप खुद देख सकते हैं। C से कनाडा शुरू करते तो 2-2 C हो जाते, और फिर आप परीक्षा में परेशान होते कि कौन सा C चीन है और कौन सा C कनाडा है। इसीलिए सर को मालूम है कि C से कनाडा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं K से कनाडा बना सकता था तो मैंने बना लिया, मगर मैं K से चीन नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो ये हो गई रक्का बाई की बात कि आप 7वें लार्जेस्ट कंट्री हैं। अब इसके बाद कुछ डिजिट्स और याद कर लीजिए, आप लगे हाथ। देखिए कौन कौन सी डिजिट्स याद करना है। अब बात करेंगे, एक डिजिट हुई, अभी डिजिट में सिर्फ एक ये याद किया है आपने, दूसरा ये। अब तीसरी डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, रक्का बाई एक बार नोट कर लीजिए ना। R से रूस बोल लीजिए, बिना देखे बोलिए। R से ये मिटा देते हैं, आपको दिखे नहीं, और आप स्क्रीन पे देख के बोलिए। R से कौन सा है? रूस। K से क्या है? कनाडा। तीसरा नंबर पे C से क्या है? चीन।
दो ए आएंगे, पहला वाला अमेरिका, दूसरा वाला ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका के बाद बी से क्या है ब्राजील, ए से क्या है ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया, ठीक है। और आठवां ढूंढने की इच्छा हो रही है तो अर्जेंटीना, आठवां नंबर का देश कौन सा आएगा अर्जेंटीना, आठवां नंबर, ठीक है। ये अब बात करते हैं, ये लिख दिया आठवां भी अर्जेंटीना। अब बात करते हैं, देखिए ध्यान से, ये यहां से लेकर सबसे नॉर्थ पॉइंट जो भी है, ठीक है, अभी बताते हैं, यहां से लेकर पूरा दक्षिण तक, यहां तक जहां तक मेरा हाथ है, अभी इसके नीचे नहीं जाना। यहां पर कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी सबसे मुख्य भूमि का सबसे निचला बिंदु है, अभी बात करेंगे। ये पूरी ऐसी सीधी सीधी लंबाई निकालें, ये लंबाई और ऐसे करके चौड़ाई निकालें, मतलब सबसे ईस्ट वाला पॉइंट, सबसे वेस्ट वाला पॉइंट। तो पूछेगा नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है लेंथ, और पूर्व से पश्चिम भारत की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मतलब विड्थ कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको 2 डिजिट याद रखना पड़ेगा, नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण, ये एरो बना दिया मैंने, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, ठीक है, ये लिख दिया 3214, 3214। और वो पूछेगा ईस्ट टू वेस्ट भारत कितना किलोमीटर है, वेस्ट टू ईस्ट कितना किलोमीटर है, ये एरो बना दिया। तो आप बोलेंगे 2933 किलोमीटर, 2933, 2933। ये आ गई दूसरे नंबर की डिजिट। अभी आपने एक डिजिट याद किया, फिर आप दूसरा करेंगे। अब इसको कैसे याद करेंगे जरा ध्यान से देखिए। एक तरीका तो यह है कि आप एक सांस में बोल दो 32 14 29 33, हम तो ऐसे याद करते हैं 32 14 29 33, 32 14 29 33, हिंदी में जल्दी याद होता है, ठीक है। और नहीं हो तो फिर जिससे नहीं हो रहा वो थोड़ा दिमाग लगा लो, डिजिट में भी दिमाग लगा सकते हैं ताकि पक्का हो जाए। देखिए जब भी ऊपर से नीचे पूछेगा तो ऐसे बोलना 1 2 3, ये तो बोल लेंगे गिनती है 1 2 3, इधर से चलना 1 2 3। इसको लिखने के बाद जो बचा हुआ है उसको लास्ट में लिखना, इधर मत आ जाना, बचे हुए को लास्ट में लिखना। तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा बेटा 3214 किलोमीटर, ये बन गया। कैसे बन गया देख लिया आपने, 1 2 3 लिख के 4 उस साइड लिखेंगे। अब बात करें इसकी 29 33 की, तो इसको ऐसे याद रखो, दोनों, जैसे हम बोलते हैं ना हम दोनों आप दोनों, वैसे दोनों 3, बस इतना याद रखो, दोनों क्या है 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 को 2, 9 को 9। अब दोनों मतलब 2 जने हैं और दोनों क्या है 3 है, तो ये लिख दिया दोनों 3 है, ये रहे। अब इसको पढ़ के देखें आप, क्या लिखा है, दोनों 3, दोनों क्या है 3 है, तो ये भी आपको याद हो गया। ये दोनों में थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो हमेशा, क्यों इतना दिमाग क्यों लगा रहे, क्योंकि हर एग्जाम में आता है और ये बार बार बदलते तो है नहीं डेटा, ठीक है ना। एक चीज और लगे हाथ, देखिए ध्यान से देखें। तो ये जो मेरा पेन रखा है, यहां से देखिए पेन चला रहा हूं, ये बॉर्डर पे, ये गुजरात में मेरा पेन अंदर चल रहा है, ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, इसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। आगे बात करेंगे दूसरे नंबर के टॉपिक पे इस पे। और नीचे जा रहा हूं और ये वापस पेन अंदर गया फिर आया, ये जो बीच में पेन के पानी अंदर चला गया समुद्र का, ये खंभात की खाड़ी है। इधर जो पानी अंदर चला गया वो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, ठीक है। गुजरात के बाद ये महाराष्ट्र आ गया, ये आ गया, ये पूरा मैं घूम के आ रहा हूँ, किनारे किनारे घूम रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये किनारे किनारे सर का पेन चल रहा है एकदम किनारे 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 यहां तक। ये यहां एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये देख लीजिए, यहां से मेरा पेन चला था ऐसे गया नीचे, नीचे से आया ऐसे, ये पूरी तट रेखा है। तट रेखा मतलब समुद्र के तट की इतनी लंबी लाइन है हमारे पास, और ये हमारी किस्मत, हमारा भाग्य है जो इतनी लंबी लाइन भारत को मिली है। जिन देशों के पास तट रेखा नहीं होती वो अपना दुर्भाग्य समझते हैं, और हमको मिली भी है, कितनी बड़ी मिली है 6100 किलोमीटर। और दूसरी बात, हमको जो लाइन मिली भी है वो कहाँ मिली है, हिंद महासागर के ऊपर है हम। मैंने आपको बताया था ये भारत का छोटा सा चित्र और ये नीचे बहुत बड़ा हिंद महासागर, ये हिंद महासागर के ऊपर बैठे हुए हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि ये नहीं होती तो शायद हमारा भारत देश बहुत गरीब होता, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है, वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। पूरी दुनिया में सड़क और रोड तो है नहीं, यहाँ से हर देश में जाने के लिए ट्रेन या सड़क तो नहीं है। जो भी माल इधर से उधर जाता है, इंटरनेशनल व्यापार होता है, वो कैसे होता है, समुद्र के रास्ते से। तो जिसके पास जितनी लंबी तट रेखा होती है वो उतने अच्छे बंदरगाह बना लेता है। जैसे भारत ने बड़े बड़े बंदरगाह बना के रखे हैं, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, नावासावा पोर्ट, मारमागांव पोर्ट, मंगलोर पोर्ट, कोच्चि, ये सारे बंदरगाह हमारे यहाँ बने हुए हैं, ठीक है।
तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है, इसको भूलेंगे कभी नहीं। ये लिख देते हैं, तट रेखा की लंबाई कितनी है 6100, ये याद रखेंगे। 6100 किलोमीटर लंबी हमारी तट रेखा है, जो हमारा भाग्य है। इस तट रेखा में कई आपके बंदरगाह हैं। अभी आपको बंदरगाह नहीं पढ़ना, वो ट्रांसपोर्टेशन में आपको उस टॉपिक में आएगा। अभी आपको याद रखना है कि हमारी तटीय रेखा कितनी है। तो मैं नाम हटाता हूं, नाम आपको याद हो गया। यहां पर तटीय रेखा की बात कर लेते हैं, ठीक है। तटीय रेखा, तो तटीय रेखा कितनी बताई मैंने 6100, ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब दूसरी बात कि इसमें 9 राज्य लगेंगे। कितने राज्य लगेंगे 9 राज्य, और 4 केंद्र शासित प्रदेश इस तट रेखा से लगेंगे, इसलिए आपको याद होना चाहिए 9 राज्य। तो ध्यान रखिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं याद कराना, ठीक है। सबसे पहला ये जो राज्य आपको दिख रहा है, पेन भी देखते जाओ सर का कैसे चलता है। ये कच्छ की खाड़ी में पेन गया, ये आए खंभात की खाड़ी में पेन गया, ये कंप्लीट हो गया। ये पहला राज्य कौन सा रखेंगे बेटा गुजरात, पहला कौन सा रखेंगे गुजरात। फिर से बोले पहला कौन सा गुजरात। गुजरात के नीचे ये पॉइंट बनाया मैंने, ठीक है। इस पॉइंट के बाद ये मैं चला रहा हूं फिर से, ये दूसरा राज्य, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये महाराष्ट्र है। गुजरात के ठीक नीचे कौन है महाराष्ट्र, 2 हो गए गुजरात और महाराष्ट्र। फिर उसके बाद ये येलो कलर का जो बड़ा सा दिख रहा है ये कर्नाटक है। कौन सा है कर्नाटक। तो पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र। अब मैंने कर्नाटक बताया, उसके पहले एक राज्य छोटा सा मिलेगा, ये बनाया मैंने, ये गोल, आपको गोल राज्य दिख गया होगा छोटा सा। यहीं जाने के लिए आप परेशान रहते हैं, गोवा है ये। कौन सी जगह है गोवा। अब गोवा मैंने बाद में क्यों बनाया कर्नाटक, ताकि आपको याद रहे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों के बीच में गोवा है। कई बार पूछ लेता गोवा किन किन राज्यों से टच करता है, केवल 2 राज्य, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब फिर से रिवाइज कर लीजिए, गुजरात 1 महाराष्ट्र 2, गुजरात 1 महाराष्ट्र 2, गोवा 3 और कर्नाटक 4। पहले गोवा फिर कर्नाटक, ठीक है, क्योंकि गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। और लास्ट में जो पतला सा राज्य दिख रहा है आपको एकदम, ये है केरल। कौन सा है बेटा केरल। तो 5 राज्य पश्चिम में है, ये पश्चिम की जगह है। पश्चिम तट में कितने राज्य 5, रिवाइज करेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। 5 इस तरफ रख के 4 उस तरफ रखना है। देखिए जरा ध्यान से कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे। सर ने केरल तो उधर बता दिया, और केरल के ऊपर कौन सा बताया था, ये लिख दिया KR मतलब कर्नाटक बताया था, ठीक है। तो कर्नाटक के नीचे कौन सा बताया केरल। अब ऐसे याद रखो, केरल के ठीक सामने मतलब उस दिशा में तमिलनाडु है, उस वाली पट्टी में, ठीक है, उस साइड जाएंगे तो ये रहा तमिलनाडु, ये ग्रीन कलर में जो लिखा है। तो उधर से पहला आएगा कौन सा तमिलनाडु। तमिलनाडु यहां तक आएगा, देखिए पेन देखते जाइए, पेन से समझ में आएगा। ये तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, ये गया गया गया, बहुत लंबी तट रेखा, देख लीजिए कहां तक जाएगी, यहां तक। ये पूरी फिर से देख लीजिए एक बार, ये पूरा पेन चल रहा है, ये पूरा पेन चल रहा है, ये आंध्र प्रदेश, और ये पेन चल रहा है ये तमिलनाडु। तो 2 हो गए बेटा, साउथ से आ रहे हैं वापस, तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, साउथ के कंफ्यूज मत होना। इधर कर्नाटक और केरल, के और के से लिखा दोनों, कर्नाटक और केरल, ठीक है। इधर आएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर 2 एक साथ याद रख लो, उड़ीसा और बंगाल। ये रहा पिंक कलर वाला, ये उड़ीसा, और ये लास्ट में जाएगा बंगाल। आखिरी में बंगाल और बांग्लादेश की सीमा है, वहां पर हरिया भंगा नाम की नदी है, उस नदी तक हमारी ये तट रेखा लगेगी। ये यहां तक चले गए, ठीक है, बॉर्डर लग गई। एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से, गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर आइए तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उड़ीसा, बंगाल। एक साथ रख दो, नहीं याद हो रहा था, उड़ीसा और बंगाल। कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं 9 राज्य। यहां लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए ऐसे। और इसका कोई सूत्र नहीं बनाएंगे, कोई कोडिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैपिंग करेंगे। घर पे नक्शा लगाएंगे, 2 बार देखेंगे, जीवन भर के लिए याद रहेगा। 9 राज्य भारत के तट रेखा से लगे हैं। आप मेरे इशारे से एक बार और बोल लीजिए बिना देखे नक्शे में, ऐसे। पहला गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, इधर से तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र, और आंध्र के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर बंगाल। ये 9 राज्य हैं। क्या क्या क्वेश्चन यहां से आएंगे ध्यान रखिए। 9 राज्य हो गए। अगली बात बताता हूं, इससे 4 केंद्र शासित प्रदेश है, जरा कौन कौन से बता दीजिए। केंद्र शासित प्रदेश अभी बात करेंगे इनके बारे, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं इनको। 4 केंद्र शासित प्रदेश आपको दिख गए होंगे, देखो यहां तो नहीं दिखेंगे, एक ये दिखेगा, ये इधर दूर समुद्र में पड़ा हुआ है, दिख रहे हैं बहुत सारे द्वीप आपको। ये पूरी लाइन जो चल रही है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसकी आगे क्लास मिलेगी क्लास 2 में, ठीक है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब ये द्वीप पानी में पड़े हुए हैं, ठीक है, तो द्वीप को भी चारों तरफ से पानी ने कवर किया है, तो वो भी तट रेखा का निर्माण करेंगे ना, वो पीछे थोड़ी हटेंगे, क्योंकि द्वीप कैसा होता है, द्वीप ऐसा गोल होता है, चारों तरफ सब दूर से पानी टच कर रहा है उसको, तो उसकी भी तो तट रेखा बनेगी चारों तरफ से, ठीक है। तो ये द्वीप एक आ गया इधर अंडमान निकोबार, एक इधर द्वीप है, आपको आगे चल के पढ़ाएंगे लक्षद्वीप, ठीक है। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। आज की तारीख में ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये अंडमान निकोबार है, इसको भी याद रखेंगे, दो हो गए, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। एक पांडिचेरी है, ठीक है, और पांडिचेरी जो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कई राज्यों में लगता है, जैसे पांडिचेरी का माहे जिला केरल में लिखता है, केरिकल उसका तमिलनाडु में लगता है, ठीक है ना, यनाम उसका आंध्र प्रदेश में लगता है। ऐसे ऐसे आगे चल के बताएंगे। ये सब क्षेत्र फ्रांसीसियों के पास थे, आपने बहुत बाद में लिए, 1954-56 में आपके पास आया है। तो क्या क्या याद रखेंगे, 4 केंद्र शासित प्रदेश सर ने बताए, एक ये पांडिचेरी, ये रहा पुदुचेरी मेन, ये तमिलनाडु के पास, मगर माहे जिला केरल में भी लगता है, ठीक है। तो एक ये पांडिचेरी, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार, 3 तो आपको दिख गए, और एक ये रहा, ये देखो दादर नागर और दमन दीव अभी मिलाया, उसमें दमन और दीव तो समुद्र किनारे थे, दादर नागर ऑलरेडी अंदर था, भले ही दमन दीव के साथ मिल गया, पहले भी वो टच नहीं करता था। ये दादर नागर हवेली ये रहा, आपको यदि देखना हो तो ये दादर नागर हवेली ये रहा अंदर, ठीक है। और दमन दीव कैसा है देख लो, इधर ये है दीव और ये मेरा दूसरा पेन दमन, और दोनों के बीच में खाड़ी दिख रही है, ये खंभात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? खंभात की है, जो गुजरात में समुद्र का पानी अंदर गया, पेन रखा हुआ है, ये खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी के लेफ्ट में कौन है? दीव, और राइट में कौन है? दमन। ये रहा दीव, ये बना दिया मैंने, ये दीव और ये दमन। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास तट रेखा है। कितने हैं? 4। दमन दीव 1, पुदुचेरी 2, ये लक्षद्वीप 4 और आपका अंडमान निकोबार 4, ठीक है। दमन दीव 1, लक्षद्वीप 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 3 और पुदुचेरी 4। अब दूसरी बात, 9 राज्य बता दिए। 9 राज्य में क्या क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा रेखा अंडमान निकोबार की है, अंडमान निकोबार यहां लिख लो, ठीक है, इसको नोट भी करते चलो। अंडमान निकोबार की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है बेटा। मतलब अभी मैंने केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला लिया और 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। इन 9 4 13 में, इन 13 में ढूंढेंगे तो सबसे नंबर 1 पे ही अंडमान आएगा, ठीक है, गुजरात से भी ज्यादा जाएगा। तो लिखते जाते हैं, अंडमान की 1962 किलोमीटर है, याद रखिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा इसी की है। याद नहीं आए तो ध्यान रखना, चीन से लड़ाई हुई थी, चाइना से लड़ाई कब हुई थी? 1962 में। 1962 की ये अंडमान निकोबार में जो सीमा रेखा की तट रेखा की लंबाई है वो 1962 किलोमीटर है। अगली बात, सेकंड नंबर किसका आएगा? सेकंड नंबर, अब देखो ये तो था क्या? केंद्र शासित प्रदेश, ये लिख देता हूं यूटी ताकि आपको याद रहे। मगर राज्य की बात करूंगा तो इसके बाद ही दूसरा राज्य आएगा, वो है गुजरात। तो वहां नहीं पूछेगा अंडमान निकोबार, यहां पूछेगा। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। इन 9 राज्यों में सबसे ज्यादा लंबाई किसके पास है? उत्तर देंगे गुजरात के पास। किसके पास? गुजरात। क्यों है देख लीजिए, ये गुजरात में कट लगे हुए हैं, देखिए ये अंदर गया पेन, ये बाहर आया, तो बीच में जाएंगे, बीच में पानी चला गया है, समुद्र का पानी बीच में चला गया, इसको क्रीक बोलते हैं। इसी का एक रूप है क्रीक, इसका एक रूप क्या है? क्रीक। तो भारत में बहुत सारे क्रीक है गुजरात राज्य में, तो क्रीक के कारण गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी मानी जाती है। भारत के पूरे राज्यों में, भारत के 9 राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा किसके पास है बेटा? गुजरात के पास। और यदि केंद्र शासित प्रदेश भी मिला लूं तो गुजरात से भी ज्यादा किसके पास है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है। आगे चलते हैं, इसके बाद ये दूसरा स्थान कई बार पूछते हैं, इसको दे देना पहला स्थान और इसको देना दूसरा। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे, पेन से देख सकते हो, ये देखो पेन चल रहा है, ये यहाँ लकीर खींच देता है, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक ये पूरा एरिया आप पेन चल रहा है, देख लीजिए। तो दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। इसका सेकंड नंबर आता है राज्यों में, ठीक है, राज्य में ही पढ़ रहे हैं, ये रक्का भाई याद रखना आप, जो मैं मिटाते जा रहा हूं, ठीक है। आगे सेकंड नंबर आंध्र प्रदेश, पहला मिल गया आपको, सबसे पहला तो अंडमान को रखा है, उसके बाद राज्यों की बात करें तो पहला गुजरात में मिला, दूसरा कहां पर मिला? आंध्र प्रदेश में। तीसरा ढूंढना हो तो उसी के नीचे निकाल लेना, तमिलनाडु। तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। लंबाई से मतलब नहीं है, पोजीशन से मतलब है। कई बार पीएससी में यहां तक जमाने को आ जाता है,
इसीलिए बता रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। सबसे कम पूछेगा, सबसे कम कहां पर है, तट रेखा की सबसे कम लंबाई कहां पर है। फिर वही बात कि अंडमान निकोबार जैसा यूनियन टेरिटरी शामिल किया, अभी यूनियन टेरिटरी शामिल करूंगा तो यहां पर ये लक्षद्वीप भी आ जाएगा, पुदुचेरी भी आ जाएगा और दमन दीव भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे ना बेटा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट बताता हूं, डायरेक्ट में बात करें राज्यों में तो गोवा की सबसे कम है, गोवा की सबसे कम तट रेखा की लंबाई कहां पर है, गोवा में, ठीक है, लगभग 151 किलोमीटर पे समाप्त हो जाती है गोवा के पास। मगर यदि यूनियन टेरिटरी में पूछेगा तो दमन दीव, दमन और दीव ये लिखा मैंने आपके सामने, ये रहा दीव और ये रहा दमन, इसकी केवल 10 किलोमीटर के आसपास है, लंबाई से कहीं पर भी मतलब नहीं होता, बस ये मतलब होता है सबसे कम किसकी है, गोवा की, और यदि केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दूं तो किसकी आएगी, दमन दीव की। ये हो गई तट रेखा के बारे में, ये बातें हो गई। कौन कौन सी बात हो गई, तट रेखा की लंबाई कितनी बताई, 6100। कितने राज्य निकलते हैं, 9 राज्य, 5 इधर है 4 इधर है, इसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करना। 4 केंद्र शासित प्रदेश निकलते हैं। सबसे बड़ी लंबाई 1962 किलोमीटर, चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। गुजरात फर्स्ट पे तो याद रख सकते हो 12-14। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर भी ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस में तमिलनाडु, सबसे कम में गोवा 151 किलोमीटर, दमन दीव केवल 10 किलोमीटर। तो ये हो गई तट रेखा वाली बात। मगर अब इसको तो तट नीचे पानी वाला तो आपने पढ़ लिया, अब फिर से देखिए मेरा पेन चलेगा, देखिए मेरा पेन अब ऊपर जा रहा है, पानी नहीं है ऊपर, भारत को नीचे 3 तरफ पानी से घिरा हुआ, मगर ऊपर नहीं, ऊपर 3 तरफ समुद्र स्थल खंड है। देखिए ये हमारे सब पड़ोसी हैं, अगले क्लास में ये पड़ोसियों के बारे में पढ़ना है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये जितने भी आपके पड़ोसी हैं और पड़ोसी क्या क्या झगड़ा लड़ाई करते हैं इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये यहाँ तक आपको पूरा ये यहाँ तक देखने को मिलेगा। ये देख लो एक बार वापस से, ये बॉर्डर चल रही, किनारे किनारे जा रहा हूं, ये देखो ये पूरा ऊपर 3 तरफ से घूम के आया और ये पूरी बॉर्डर घुमा दी है, क्योंकि ये बीच में बांग्लादेश आ गया। अभी कल बात करेंगे इस पे, ठीक है, अगली वीडियो। तो ये इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। जैसे नीचे वाले को क्या बोला है, 2 नाम से, तटीय सीमा या तट रेखा भी बोल सकते हो या जलीय सीमा भी बोल सकते हो ना, वाटर बाउंड्री। वैसे ऊपर वाली को बोलेंगे स्थलीय सीमा। तो इसको लिख देता हूं, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा कैसे याद करेंगे, 15,200, इन दोनों को एक साथ याद कर सकते हो। देखो ये 15,200 है, नीचे वाली 6,100 है, तो एक साथ याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा। एक में लगाना है 15 के बाद 200, ये लिख दिया, एक में लगाना है 6 के बाद 100, 15,200 6,100, ऐसे याद होता जल्दी से, 15,200 और 6,100, ये 15,200 किलोमीटर काई की सीमा है, स्थलीय सीमा है। अब स्थलीय सीमा में ध्यान देना, यहाँ समुद्र में तो कोई विशेष पड़ोसी नहीं, हम आगे बात करेंगे श्रीलंका की और इनकी, मगर अभी ये यहाँ पर तो पड़ोसी पड़ोसी। देखिए मेरा जो हाथ चल रहा है ये पूरा पाकिस्तान है, अब जो मेरा हाथ चल रहा है ये पूरा चीन है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर अभी बनाऊंगा तो आपको कल अगली क्लास में मालूम पड़ेगा, ये नेपाल है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये सब हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। तो ऊपर से जो स्थलीय सीमा आप देख रहे हैं 15,200 किलोमीटर, ऊपर तीनों तरफ आपके पड़ोसी हैं बेटा, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, ये सारे पड़ोसियों को 6 के 6 ऊपर, ठीक है। ये पूरे 6 पड़ोसी ऊपर हैं। तो क्या याद रखेंगे कि ये जो स्थलीय सीमा है, ये जो स्थलीय सीमा है बेटा, ये कुल मिला के 17 राज्यों के पास है। कितने राज्यों के पास है, 17। पहले हम इसको ऐसा भी पढ़ते थे कि भारत में कुल राज्य 17 हैं जो पड़ोसी, ऊपर पड़ोसी देशों की सीमाओं को छूते हैं, क्योंकि नीचे एक ही पड़ोसी मानते हैं, वो भी श्रीलंका, ठीक है ना, वो भी डायरेक्ट नहीं है, ये मेन पड़ोसी हमारे, ठीक है। इधर अफगानिस्तान भी आ गया। तो हम बात करें कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये स्थलीय सीमा वाले जो हैं, या तो स्थलीय सीमा बोलूं या फिर ऐसा बोलूं कि भारत के पड़ोसियों से टच करने वाले 17 राज्य थे। मगर हुआ क्या, अभी आपने देख लिया है क्या हुआ है, आपके सामने हुआ है, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं बचा। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो क्या बन गए, केंद्र शासित प्रदेश। ये नक्शा पुराना है फिर भी आपके लिए मैंने बना दिया, ये बना दिया मैंने जम्मू कश्मीर। ये जो मैंने एरिया बनाया जम्मू कश्मीर है, और ये जो एरिया मैंने बनाया है ये बचा हुआ दूसरा लद्दाख है। जम्मू कश्मीर हमारा राज्य था, राज्य अब नहीं रहा, अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। 31 अक्टूबर को ऐसा हुआ था, आगे बात करेंगे 31 अक्टूबर 2019 पे। तो क्या याद रखेंगे, अब ये दो राज्य एक राज्य कम हो गया, तो 17 राज्य थे, कितने बचे, 16। कितने बचे बेटा, 16। और ऊपर से कोई सा भी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जो किसी पड़ोसी को टच कर रहा हो, सारे केंद्र शासित प्रदेश इधर ही मिलेंगे, इधर बॉर्डर पर एक भी नहीं है। तो केवल 17 पड़ोसी को टच करने वाले राज्य थे,
उसमें से बच गए 16 क्योंकि एक जम्मू कश्मीर राज्य नहीं बचा और अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अब आपका आंकड़ा क्या होगा, अब आपका आंकड़ा होगा इसमें 16 तो राज्य हैं, 16 क्या है राज्य, और 2 क्या हो गए इसमें यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये बात हो गई। अब तीसरी बात ध्यान देंगे, ये जो सर ने लिखी है 6100 किलोमीटर, अभी सर ने याद करा दी 15,200 6100, 2-3 बार बोलेंगे इसको 15,200 6100, 15,200 6100। अब सुने, अब ये देखिए 6100 जो मैंने बताई बेटा, ये सिर्फ ये वाली बताई जो मैं हाथ चला के दिखा रहा हूं, मगर आप सोचें ये अंडमान निकोबार की भी मैंने अभी शामिल कर दी 1962 किलोमीटर, मैंने 6100 में अंडमान नहीं रखा है। तो अब कैसे बात करें, देखें ऐसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, ये तट रेखा हो गई। अब ये 6100 की बात कर रहे हैं, 6100 में क्या मिला दें, 6100 में हम बात करेंगे, इसको हटाओ यहां से, 6100 में प्लस, प्लस मतलब द्वीपों को मिला दें, द्वीपों को, द्वीप को मतलब जो भी द्वीप है, देख लो वापस से, अंडमान निकोबार के पास भी तट रेखा है, मैंने आपको बताई 1962 किलोमीटर की, वैसी पुदुचेरी, वैसी आपका दमन दीव। तो द्वीपों को मिला दें तो ये 7516 से बढ़कर कितनी, सॉरी 6100 से बढ़कर हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, ये वाला डिजिट भी आता है। तो ध्यान क्या रखेंगे, फिर से देख लीजिए, भारत की नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, तो आप बोलेंगे 6100 किलोमीटर, ठीक है। मगर वो पूछता है कि भारत की द्वीपों सहित, या तो द्वीपों सहित बोले वो, या फिर वो ऐसा लगा दे संपूर्ण या कुल। देखो कुल पूछेगा तो ये आएगी, नॉर्मल पूछेगा तटीय सीमा कितनी है 6100, कुल कितनी है 7516, कुल मतलब टोटल, या फिर इस पे लिखेगा टोटल, या फिर लिखेगा द्वीपों को मिलाकर, द्वीपों को मिलाकर। तो कितनी बताएंगे 7516, नहीं याद हो तो वैसे जैसे यहां पर बनाया था 3214 पे बनाया था वैसे बना सकते हो, 7 छुपा लो, 5 और 1 6 दिख जाएगा तो बन जाएगा। ये देखो ये 7 हटा रहा हूं, 5 5 और 1 6, ये लिखा 5 5 और 1 6, बचा क्या 7, आगे लिख देना 5 और 1 6, 7 आगे लिख देना 7516, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रखते हैं 5 और 1 6, आगे लिख देंगे 7। तो 3 डिजिट आपको दे दिए, तीनों डिजिट आप यहीं कहीं बताओ मुझको, 15 एक तो 2 तो ये दिए 6100 15,200, आप क्या देंगे 5 और 1 6, आगे क्या लगा देंगे 7, ये हो गया टोटल। इसी को जब द्वीप को मिलाकर पूछेगा, 6100 वाली जब द्वीपों को मिलाकर पूछेगा तो कितनी हो जाएगी 7516 यानी 7516। ये हो गई आपकी सारी बातें इस सीमा वाली। तो ये दूसरी बात करी हमने साइज को लेकर। अब ये हो गई हमारी बात, ये 6100, ये 15,200, ये स्थलीय सीमा। अब तीसरी बात करते हैं, 2 बात हम कर चुके हैं, कौन कौन सी 2 बात कर चुके हैं बेटा, 2 बात हम कर चुके हैं। एक तो नाम की, नाम हम पढ़ चुके हैं भारत का, उसके बाद आकार और आकृति, आकार और विस्तार हमने देखा। एक लाइन बताना भूल गए, ध्यान रखना, यदि कोई पूछता है भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय बताना है, चतुष्कोणीय। ये जो आकृति बन रही है इंडिया की, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पतंग जैसा जो आकार बनेगा ऐसा और ऐसा, इसको चतुष्कोणीय आकृति बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आकार और विस्तार में तो बहुत सारा याद कर लिया आपने, ठीक है। मैं रिवाइज कराता हूं, 32 87 263, ये हमारा एरिया बताएंगे। 2.43 पंचायत का आर्टिकल, उसका परसेंट बता देंगे। इंदौर जैसी बाई वैसे ही रक्का बाई शुरू के 7 बड़े देश बता देंगे, ठीक है। उसके बाद उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 और चौड़ाई 2933, मैंने बता भी दिया, दोनों 3 3 और 1 2 3, इधर आखिरी में लिखना है 4, 32 14 29 33। उसके बाद मैंने ये बता दिया 15,200, ये बता दिया 6100, 15,200 6100, पूरी मिलाएगा तो 7516। ये सारी डिजिट आपको याद रखना है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सेकंड नंबर आंध्र प्रदेश है। यूटी को मिला लूं तो सबसे लंबी किसकी, आंध्र प्रदेश की। सबसे छोटी किसकी, गोवा की, और यूटी को मिला लूं तो सबसे छोटी दमन दीव की है। ये हो गई 2 बात। अब तीसरी बात करेंगे, ये हो गया नाम, हमने काय की बात कर ली, नाम और क्षेत्र की। चतुष्कोणीय तो ध्यान रखेंगे आप, लिखा रहने दो अभी, ठीक है। तीसरी बात करने जा रहे हैं, स्थिति। स्थिति मतलब एड्रेस क्या है तुम्हारा, एड्रेस का मतलब आपका देश कहां रहता है, आपका देश कहां रहता है। तो सीधी सीधी बात करें तो हमारा देश तो सर पृथ्वी पे रहता है, ये रही पृथ्वी, इसी पे सारे देश रहते हैं, ठीक है। ये एक बात हो गई।
देखो किसी भी, जैसे आप अपना एड्रेस बताते हैं, आप कहाँ रहते हैं, इंदौर में, प्रॉपर एड्रेस दीजिए तो आप बताते हैं 55/3 ये गली ये मोहल्ला, ठीक है। वैसे प्रॉपर एड्रेस कैसे देते हैं, तो स्थिति दो प्रकार की होती है बेटा, ध्यान रखना कैसे होती है। एक को बोलते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थिति, ध्यान रखेंगे। एक को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थिति और खगोलिक स्थिति। क्या अंतर होता है, भौगोलिक स्थिति तो सामान्य रूप से बता देते हैं, जैसे आप अपना घर बताते हैं, वो मंदिर के पास वाला घर, वो पीपल के पेड़ के आगे वाला घर, वैसे भारत भी अपना घर बताता है। कैसे बताता है, वो बोलता है ये हिमालय पूरा, मैंने अभी आपको बताया ये मेरा हाथ चल रहा है ये हिमालय, तो भारत ऐसा बताता है मेरा एड्रेस क्या है, भारत का एड्रेस है हिमालय के दक्षिण में रहता है, ठीक है, ये भी बात सही है। नीचे कौन है, नीचे हिंद महासागर है, तो भारत बोलता है हिंद महासागर के शीर्ष पे रहता है उत्तर, ये भी बात ठीक है। या भारत एशिया महाद्वीप में है, तो भारत बोल सकता है मैं दक्षिण एशिया में रहता हूं, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का देश है और दक्षिण एशिया का एक बड़ा देश है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये तो ये जियोग्राफिकल लोकेशन है जो काय से बताते हैं, जो काय से भी बता सकते हैं, मतलब नदी से, पहाड़ से, पर्वत से, पड़ोसी से, पठार से, इसमें आप कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मगर जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन। कौन सी लोकेशन, एस्ट्रोनॉमिकल। तो एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन जरा इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अभी सर ने बताया था भारत कहाँ रहता है, भारत पृथ्वी पे रहता है, ये रही पृथ्वी, ठीक है। ये इसका 0 डिग्री का अक्षांश है। एक जियोग्राफी में आपका लेक्चर डाला था हमने अक्षांश और देशांतर, उसको अच्छे से देख लेना, उसी से आपको इसकी समझ आएगी। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पहले वो वीडियो देख लेना तो ये ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा है, विषुवत लाइन, या इंग्लिश वाले बोलेंगे इक्वेटर रेखा। ध्यान रखेंगे पहली बात कि भारत इसके ऊपर है, मैंने राइट लगा दिया, भारत इसके ऊपर है। ये रेखा कैसी है, यहां से पृथ्वी 2 बराबर भागों में, मेरा हाथ देख सकते हैं, पृथ्वी 2 भागों में बढ़ जाएगी, आधी आधी, तो इसलिए इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब क्या होता है बेटा, गोले का आधा। संधि में आप पढ़ोगे, हिंदी की क्लास लगेगी तो उसमें संधि बताएंगे, गोला प्लस अर्ध, गोले का आधा गोलार्ध, ठीक है। और नीचे वाला दक्षिण दिशा है तो क्या बोलेंगे इसको, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो कहां पे राइट लगाया सर ने कि भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध में है, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात दूसरे डायग्राम में सीखेंगे। ये भारत का वापस से पृथ्वी बना दी, ठीक है बेटा। और उसके बाद ये 0 डिग्री की खड़ी लाइन है, जैसे 0 डिग्री की आड़ी लाइन विषुवत कहलाती है, वैसे 0 डिग्री की खड़ी लाइन है। ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, जैसे ये पृथ्वी है, इसको बीच में से काटेंगे तो बिल्कुल ऐसी कटेगी, ठीक है। इसके पीछे एक 180 डिग्री की रेखा होती है, तो ये भी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ये कौन सी दिशा है बेटा, पूर्वी, तो इसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। गोलार्ध क्यों बोल रहे हैं, ये भी गोले का आधा है। और इसको क्या बोल रहे हैं, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। फिर कोई पूछेगा भारत किधर है, तो आपको ये वाला एड्रेस देना, भारत पूर्व में है, भारत इधर कहाँ है, नॉर्थ में, उत्तर में है, इधर कहाँ है, उत्तर में, और इधर कहाँ है, पूर्व में। दोनों बातें अलग अलग है, भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है और भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। कई लोग इसको डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्या होता है, ये पृथ्वी आप ऐसा बना लेते हो 4 पॉइंट, 1 2 3 4। अब बताइए 1 2 3 4 में इंडिया कहाँ मिलेगा, 1 सेकंड में बताइए, 3 सेकंड दिए, 1 2 3 4 में इंडिया कहाँ मिलेगा, वेरी गुड, इस 2 नंबर पे मिलेगा, यहां पर है इंडिया। क्यों, क्योंकि ये वाला डायग्राम सिखा रहा है कि 0 डिग्री के ऊपर है, ये वाला डायग्राम सिखा रहा है कि ये वाली खड़ी लाइन के इधर है, पूर्व में, तो यही वाला क्षेत्र बना जिसमें भारत है, ये, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी है, मगर यदि ऐसा लिख देते हैं सामान्य भाषा में, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो बेटा उत्तरी और पूर्वी दोनों गोलार्ध कैसे बनेगा, गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा, और ये आधा नहीं बना है, 1/4 बन गया है, ठीक है ना, 1 2 3 4 बेल्ट बन गए। तो आप इसको गोलार्ध बोलोगे क्या, गोलार्ध तो जब होता है जब आधा या तो ये हो या फिर आधा ऐसे हो, ठीक है। तो हालांकि इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है ये सब चीजें, एग्जाम में तो चलता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, लिखने पढ़ने में आ जाता है, मगर आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना, उत्तर भी याद रखना है और पूर्व भी याद रखना है। भारत ग्लोब पर कहाँ है, भारत ग्लोब पर कहाँ है, उत्तर पूर्व में, और ये मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूं उत्तर पूर्व में यहां पर। अब दूसरी बात निकल के आती है कि सर इसमें हम जा रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा है, इसमें कई देश हैं, हम कहाँ ढूंढे भारत को, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बोर्ड पे बना है तो छोटा सा दिख रहा है। अभी पृथ्वी पे देखेंगे तो कितने सारे देश आ जाएंगे इसमें,
इसमें ऐसा तो नहीं है केवल भारत अकेला है, ठीक है। तो इसका परफेक्ट एड्रेस बताइए कि हम सीधा भारत में पहुंच जाए। तो बिल्कुल परफेक्ट एड्रेस देखना एस्ट्रोनॉमिकल। तो पहले तो क्या सीख गए, पहले सीख गए कि उत्तर पूर्व में है भारत ग्लोब पर। ग्लोब पर कहाँ है, उत्तर पूर्व में। अब इसका परफेक्ट एड्रेस देंगे, अब उसको आपको याद करना पड़ेगा, कोशिश करते हैं याद कराने की, ठीक है। आप पहले चित्र के माध्यम से उसको देखिए, चित्र के माध्यम से देखेंगे जल्दी याद होगा। ये बनाई पृथ्वी, ये रहे 4 बेल्ट, यहां पर है भारत। अब जिसने पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला लेक्चर नहीं सुना है वो उसको सुन लेना, तो आपको समझ में आएगा। अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 50 60 70 80 89 और ये 90, ये 90 रेखाएं ऊपर दिख रही हैं, ठीक है। इसमें ही भारत बनाने जा रहा हूं, ये बना देता हूं भारत, ये बन गया आपका इंडिया, ठीक है। इस इंडिया को यहां से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये आपका इंडिया बना दिया मैंने। अब ये इंडिया आपको दिख रहा है सबको। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश तक है, इसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर कौन सी आएगी 1, उसके ऊपर कौन सी आएगी 2, 1 2 3 4 करके जाएंगे। अब जैसे ही भारत स्टार्ट हो रहा है, ये लाल कलर से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कन्याकुमारी है, यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देखिए, ये लाइन खींच देते हैं, ये पूरी लाइन जैसे ही भारत नीचे से स्टार्ट हुआ वहां पर कन्याकुमारी आएगा। ये लाइन कौन सी है बेटा, इस लाइन का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। डिग्री के बाद जो होता है उसको मिनट बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। अब इसके बाद आगे और लाइनें चलेंगी भारत में से, देखिए एग्जाम्पल के लिए 9 डिग्री 10 डिग्री 11 12 13 14 15 20 25 30 34 35, और ये देखिए लास्ट लाइन जा रही है, ये लास्ट लाइन निकल के गई। इस लाइन का नंबर दे रहा हूं 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो हो गया पहली इंपॉर्टेंट बात आपकी। कौन कौन सी हो गई, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। इसको याद करना पड़ेगा, कोई सी भी एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। व्यापम की एग्जाम से लेकर आईएएस की एग्जाम तक सारी डिजिट काम आएगी, बिना इसके आप एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा अक्षांश है कोई बताएगा, उत्तर अक्षांश बोलना है, दक्षिण तो कोई बोलेगा नहीं क्योंकि भारत नॉर्थ में है, साउथ में तो है नहीं, ठीक है। तो पूरा लिखें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, शॉर्ट में लिख दिया ऊ मतलब उत्तरी, आ मतलब अक्षांश, और 37 डिग्री 6 मिनट। अब इसको भी याद करना कठिन होता है क्योंकि डिजिट है तो याद तो करना ही पड़ेगा। इसको तो याद कर लो, ये सिंपल है, 4 एकम 4 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, सिंपल है, कोई इंपॉर्टेंट मतलब बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना 8 डिग्री 4 मिनट। अब इसके बाद ये याद नहीं हो रही है क्योंकि इसमें भी पीछे तक का याद रखना बेटा, कोई ये नहीं बोलेगा 37 दशमलव नहीं है, डिग्री है और उसके बाद मिनट लगा है, कोई ये भी नहीं बोलेगा 37 समथिंग नहीं, पूरा याद होना चाहिए। 37 डिग्री 6 मिनट तो नहीं याद हो रहा, छोड़ो। आईपीसी की धारा देखोगे तो जब कोई बलात्कार होता है, बलात्कार की धारा आई है 376, ऐसे याद करो। आईपीसी में बलात्कार की धारा कौन सी है 376, तो ये 376 बलात्कार की धारा याद रख ली। तो ध्यान रख लिया, नीचे क्या है 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4 4 दूना 8 और ऊपर क्या है बलात्कार की धारा, ठीक है। आगे चलें, अब देशांतर बना दूं तो आपको जल्दी समझ में आया। देखो 1 2 3 4 ऐसे, उधर पूरे 180 देशांतर है, इस तरफ 180 इस तरफ। देखो फिर से 1 2 3, अब जैसे ही 40 50 और ये लास्ट में निकला 68 डिग्री, ये निकला तो ये लिख दिया यहाँ पर, किधर लिख दें, इधर लिख देते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। ये 68 डिग्री इधर से देख लो समझ में आ जाएगा, ये गुजरात से निकल के जा रहा है, ये गया 68 डिग्री 7 मिनट, ये निकल के जा रहा है, ठीक है, गुजरात को टच करके। अब 68 आगे बढ़ेगा, देखो ध्यान से 69 75 85 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब आप इधर से देख लो, ये 68 70 80 90 95, ये देखो लास्ट में ये निकल के जा रहा है और ये है 97। कौन सा है बेटा 97। तो फिर से लिख देता हूं 67 डिग्री 7 मिनट और इधर लिख देता हूं 97 डिग्री 25 मिनट 25 मिनट। अब ध्यान देंगे, अब ये तो आपको याद हो गया, नीचे 4 एकम 4 4 दूना 8, ऊपर बलात्कार की धारा, इसको भी याद करना कठिन है। सबसे पहली बात तो ये कि पश्चिम कोई नहीं बोलेगा बेटा, इसमें पूर्व बोले, ये पूर्व है तो इसको क्या बोलते हैं पूर्वी देशांतर, क्या बोलते हैं पूर्वी देशांतर। इसको क्या बोला मैंने उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोल रहा हूं पूर्वी देशांतर। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कहां तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो क्या याद रखेंगे
देखो ये ऐसे याद नहीं होता बेटा, ये डिजिट है, इसको पक्का याद रखना पड़ता है क्योंकि हर एग्जाम में कभी भी एक नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये ऐसे याद नहीं होगा, इसको डायरेक्ट बोल देना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलना उल्टा 786 है। ये 786 लकी नंबर है, ठीक है। उल्टा 786, उल्टा का मतलब ये ऐसे लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने उल्टा 786, 786 दिख रहा है आपको, 786, बस उल्टा 786 लिख देना, याद हो जाएगा। ये हो गया याद। अब आपको सभी तो याद हो गए हैं, ठीक है ना। नीचे वाला आपको याद हो गया 8, 4 दूना 8, ऊपर वाला बलात्कार की धारा, इधर वाला निकालेंगे तो उल्टा 786, एक याद कर लेना आप अपनी तरफ से, उसको बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। सिंपल है, कोशिश करेंगे याद रखने की। इनमें बता दिया है जितना दिमाग लगा सकते थे, 8, 4 बलात्कार की धारा, उल्टा 786 और 97 डिग्री 25 मिनट। ये हो गई भारत की स्थिति, याद हो गए हो। मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, एक बार रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। फिर से कैसे रिवाइज करेंगे, 8 डिग्री से निकलेगा, ये 8 डिग्री, ये 8 डिग्री, ये नीचे 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर हो आप 8 डिग्री, लगभग 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 आप 876 किलोमीटर आप ऊपर हो अप्रोक्स, इसके इतनी लंबाई मिलती है। अभी इंपॉर्टेंट नहीं, आगे पढ़ाएंगे। ये देखिए कौन सी रेखा बताई, 8 डिग्री 4 मिनट, ऊपर कौन सा बताया, ऊपर तो बलात्कार, ठीक है। उल्टा 786 और इधर वाली लास्ट वाली कौन सी बताई, अरुणाचल प्रदेश से 9725 मिनट। ये हो गई बात। अब आप एक चीज और देखिए, ये पृथ्वी वापस से बना रहे हैं, ये 0 डिग्री की वापस बना दी, ये लाइन दिख रही है आपको, ये बेटा 23.5 डिग्री की ऊपर वाली लाइन है, और 23.5 डिग्री की ऊपर वाली जो लाइन है वो आप कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री की नीचे वाली लाइन है वो कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। अब आपको मालूम है भारत नीचे तो है ही नहीं, भारत कहाँ है, ऊपर, और भारत की पोजीशन भी आपको याद हो गई होगी जहां तक मेरा ख्याल है। 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर मैंने बलात्कार की धारा 376 यानी 37 डिग्री 6 मिनट बताया है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो आपको दिख गया है कि भारत के बीच में से कौन सी रेखा निकल रही है, कर्क रेखा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कर्क रेखा भारत से निकलती है और कर्क रेखा भारत को ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में डिवाइड करती है। ये क्या होता है आगे पढ़ाएंगे, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में डिवाइड करेगी, ठीक है। अब ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम का फिक्स क्वेश्चन है। कुछ लोगों को देखा है सोशल मीडिया पे ये 8 राज्यों का सूत्र बनाते हैं। देखिए सूत्र जहां जरूरी हो, जहां भूलने की गुंजाइश हो, वहां पर आप कोडिंग किया करें, वरना आप ज्यादा ज्यादा मैपिंग करें, जो भी आप देख लेंगे विजुअलाइज हो जाएगा, वो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो शुरू करते हैं। भारत में कर्क रेखा निकलती है, भारत के कितने राज्यों से निकलेगी, 8 राज्यों से। अब 8 राज्य आप याद कर सकते हैं कि नहीं, देखते हैं हम आपको, देखें मेहनत करेंगे तो सारा याद होगा, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं बेटा। ये लगाया एक राज्य, यहां से लेके आ रहा हूं, इधर से देख लीजिए, ये इधर से लाया लाइन को, ये सबसे पहला राज्य मिलेगा मिजोरम, ये ग्रीन कलर का मेरा हाथ रखा हुआ, पहला कौन सा मिलेगा, मिजोरम। और मिजोरम के बाद थोड़ा आगे आएंगे तो त्रिपुरा, मिजोरम के बाद कौन सा मिलेगा, त्रिपुरा। ये दोनों का पेयर बनाओ, 8 राज्य हैं, 2-2 के 4 जोड़े बनाएंगे, वैसे याद होगा, ठीक है ना। इन दोनों का जोड़ा बना दिया सर ने, और सर ने उस जोड़े को नाम दे दिया मित्र। मित्र आप इसलिए याद रख लीजिए क्योंकि ये इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा राज्य कर्क रेखा को नहीं लगेगा, मगर एमपीपीएससी बोलता है, एमपीपीएससी यूपीपीसीएस में या आईएएस में इन राज्यों को क्रम से जमाइए, मतलब ईस्ट टू वेस्ट जमाइए या वेस्ट टू ईस्ट जमाइए। और यूपीएससी की बात करें तो वो इनके नगर भी पूछता, सिटीज, कि इस पर रांची है, इस पर उज्जैन है, इस पर रतलाम है, कौन कौन से आपके जिले हैं, नगर है। तो यूपीएससी के लिए अपने को बहुत मेहनत करना है, ठीक है। तो वैसे ही पढ़ेंगे अपन। ये हो गया पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा। मित्र क्यों लिखा है, ताकि याद रहे, पहला मी आएगा और मी का मतलब मिजोरम और त्रा का मतलब क्या होगा, त्रिपुरा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर थोड़ी ये लाइन बना रहा हूँ, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये बेटा भारत नहीं है, ये बांग्लादेश है। किसी जमाने में ये भी हमारे पास था, ठीक है, हमारा बंगाल था ये, मगर जब हमने पाकिस्तान को अलग, पाकिस्तान देश बना, तो हमने इधर भी पाकिस्तान दिया। ये मेरा हाथ के नीचे पूरा पाकिस्तान है, इधर भी हमने पाकिस्तान दिया और इधर भी पाकिस्तान दिया। इसको आप पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, मगर दिसंबर 1971 में यहाँ के लोगों ने आंदोलन कर दिया और ये देश आजाद हो गया और बांग्लादेश के नाम से जाना गया। और आपकी इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, माननीय इंदिरा गांधी का इसमें काफी सहयोग रहा इस देश को आजाद कराने में।
तो ये बांग्लादेश की कहानी क्यों बता रहे हैं, इसकी एक लंबी कहानी है, उसके लिए एक अलग क्लास देंगे आपको, जिसमें बांग्लादेश का पूरा इतिहास बताएंगे कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। अभी इसलिए बता रहे हैं कि अब बांग्लादेश आ गया, आपको याद नहीं करना है। आपके इंडिया के 2 स्टेट हो गए, मिजोरम और त्रिपुरा, फिर से बोल लीजिए, मिजोरम और त्रिपुरा। अब बांग्लादेश क्यों बताया, क्योंकि जो बांग्लादेश था ना बेटा, ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो, ये आड़ा तिरछा सा राज्य देखो, बहुत इधर उधर फैला हुआ है, ये देखो ध्यान से, ये ग्रीन कलर का, इसका नाम है पश्चिम बंगाल। अभी यहीं पर चुनाव थे कुछ दिन पहले, नरेंद्र मोदी जी, हमारे सारे अमित शाह गृह मंत्री वगैरह यहीं पर आपको ज्यादा भाषण देते हुए मिले। ये पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस। तो ये पश्चिम बंगाल क्यों बना, क्योंकि जब बंगाल टूटा था तो आधा बंगाल हमने इनको दे दिया था, पाकिस्तानियों को, आधे से ज्यादा, ठीक है। बंगाल हमने इनको जो दिया, हमने जो इनको बंगाल दिया, ये लोग क्या कहने लगे उसको, पूर्वी पाकिस्तान। मगर जो बंगाल हमारे पास बच गया उसको हमने बोला पश्चिम बंगाल। तो आपको क्यों बताया, ताकि आपको याद हो जाए कि बांग्लादेश के आने के बाद अगला राज्य कौन सा आएगा। बांग्लादेश के आने के बाद अगला राज्य बंगाल आएगा, क्योंकि बंगाल से ही टूटा है। बंगाल पहले बहुत बड़ा था बेटा, बंगाल 1905 में भी टूटा था, लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल तोड़ दिया था, और बंगाल वापस आजादी के समय फिर देते समय भी तोड़ा गया। तो ये है पश्चिम बंगाल, एक राज्य हो गया। अब पश्चिम बंगाल का जोड़ा बना लेंगे झारखंड से, ये लिख दिया जे, ये लिख दिया बी। अब झारखंड का याद नहीं होगा तो कैसे याद करेंगे, देखो पहले जो बंगाल था वो इतना बड़ा था कि उसी बंगाल से क्या निकल गया, बांग्लादेश। मगर उसी बंगाल में किसी जमाने में अंग्रेजों के समय बिहार भी आ जाता था, ठीक है। तो ये बिहार ही तो है झारखंड, ये झारखंड कौन है, ये बिहार है, लोग बिहार बना देते हैं, ये पूरा बिहार, ये आप देख लीजिए मेरा हाथ से, ये पूरा बिहार। सन 2000 में जिस समय हमारा छत्तीसगढ़ बना, उसी समय 15 नवंबर सन 2000 को बिहार को तोड़कर झारखंड बनाया। ये देखो, ये बीच में से टूटेगा, बिहार कैसे टूटता है और कैसे झारखंड बनता है जरा देखिए। ये बिहार, ऊपर वाला कहलाएगा बिहार, नीचे वाला झारखंड। मतलब ये तो कब हुआ है, ये सन 2000 में हुआ है, मगर उसके पहले तो ये बिहार था। तो बिहार होता तो आप इसको बी से पढ़ते, ठीक है, बिहार होता तो काय से पढ़ते, बी से, और बंगाल को भी काय से पढ़ते हैं, बी से। आपके पास पश्चिम बंगाल है, तो आप इसमें ऐसा भी याद रख सकते हैं बीबी, मगर बीबी में क्या करेंगे, वो जो बी है एक है वो तो बंगाल है, दूसरा वाला जो बी है उसका मतलब बिहार है। और आपको ये यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि बिहार टूट चुका है, और बिहार से कर्क रेखा नहीं निकलती, बल्कि अब झारखंड से निकलती है, क्योंकि झारखंड का निर्माण कैसे हो गया, बिहार से हुआ है। तो मैं याद रखूं, पहले दोस्त आया, अब दूसरे पे रखना बीबी, सबसे पहले दोस्त, उसके बाद बीबी, बी नहीं, हाँ होता बीबी है, मगर बीबी याद रखेंगे, दोस्त के बाद बीबी। बीबी में भी क्या, बी से बंगाल, बी से बिहार का नया रूप यानी झारखंड। बिहार मत बता देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, 1 नंबर से फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये लिख देते हैं, आगे चलें, ये बिहार, बिहार के बाद झारखंड। अब बात करेंगे, अब ऐसे याद रखना, पहले हमारा छोटा भाई आएगा, फिर हम आएंगे। पहले हमारा छोटा भाई, हम यानी मध्य प्रदेश, और हमारा छोटा भाई कौन है, छत्तीसगढ़। तो ये रहा हमारा छोटा भाई, आ गया, ये हमारा छोटा भाई येलो कलर का, ठीक है, ये हमारा छोटा भाई। उसके बाद बड़ा भाई आएगा, छोटे भाई के बाद ही बड़ा भाई आएगा, पहले छोटा भाई को नंबर देगा। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ है और ये मध्य प्रदेश है। और आखिरी में याद रखेंगे, केवल जरा सी सबसे कम लंबाई है राजस्थान में। कई बार राजस्थान का जिला पूछता है, यहाँ पर बांसवाड़ा जिला है, ध्यान रखेंगे, ये बांसवाड़ा जिला पास में ही है, ये राजस्थान, और आखिरी में जाएगा गुजरात। ये चली गई रेखा। तो बेटा ये 8 हो गई। 2-2 का पेयर बनाए तो कैसे बनाओगे, पहले बोल देना मित्र है, मित्र यानी दोस्त, उसके बाद बीबी याद रखना, और बीबी में एक बी को झारखंड कर देना, मतलब बिहार तो अब है नहीं, उसकी जगह कौन सा राज्य बन चुका वहां पर, झारखंड। तीसरे पे तो पहले पे मित्र, मित्र यानी दोस्त, दूसरे पे बीबी, तीसरे पे हम दोनों भाई। हम दोनों भाई कौन है, पहले हमारा छोटा भाई छत्तीसगढ़, उसके बाद हम आएंगे मध्य प्रदेश, आखिरी में याद कर लीजिए राजस्थान, और एंड में गुजरात। तो एक बार रिवाइज करिए मेरे इशारे की तरफ बोर्ड पे देखकर, पहला कौन सा, मिजोरम, दूसरा कौन सा है, त्रिपुरा, उसके बाद बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश याद आते से क्या याद आएगा, बंगाल, बंगाल के याद आते से बिहार, मगर बिहार ना रखते हुए क्या रखेंगे, झारखंड। तो बंगाल, बंगाल के बाद झारखंड, मिजोरम त्रिपुरा का एक जोड़ा, बंगाल और झारखंड का दूसरा जोड़ा, हम दोनों भाई, पहले छत्तीसगढ़ और फिर हम दोनों भाइयों का तीसरा पेयर, और लास्ट में चौथा पेयर है राजस्थान और गुजरात। तो ये हो गई कर्क रेखा। कर्क रेखा के 8 राज्य। यूपीएससी की तैयारी करना है तो आपको इसमें जितनी मेन सिटीज है, जैसे यहाँ पर रांची मिलेगा, कई बार पूछता है, ठीक है ना, कर्क रेखा की सिटीज बताइए। और मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करना है तो ये देखो, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई देखो मेरे दोनों हाथ से, ये मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा लंबाई है। पहला क्वेश्चन कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो लिखते जाते हैं।
8 डिग्री 4 मिनट से कहां तक बताया, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो हो गई रेखा, आपका अक्षांश और देशांत का विस्तार, ठीक है ना। अब कितने बताया, कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से। एमपी में सबसे लंबी, लिख दो, सबसे लंबाई ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है। अब ये 14 जिले अभी याद नहीं कराएंगे, जैसे आपको ये 8 राज्य याद कराए हैं, बिल्कुल वैसे ही 14 जिले हम याद करेंगे, मगर कब, जब मध्य प्रदेश की क्लास पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की क्लास में पहले टॉपिक में ही आपको मिल जाएगा, और सीक्वेंस से आपको रतलाम से लेकर पूरा शहडोल उमरिया तक पूरे 14 जिले मिलेंगे, ठीक है ना। सारे 14 जिले आपको याद रखना, भोपाल सागर वगैरह जो जो आते हैं इस पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है, मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा कितने राज्य से निकलती है, 8 राज्यों से। सबसे ज्यादा लंबाई कहां है, मध्य प्रदेश। और मैंने क्या बताया, सबसे कम लंबाई आपको बताया बांसवाड़ा जिला, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला, तो सबसे कम लंबाई राजस्थान में। तो लिख देते हैं सबसे कम लंबाई कहां है, राजस्थान में। ये हो गई 2 बात, ध्यान रखेंगे। ये हो गई कर्क रेखा वाली बात। अभी कर्क रेखा को आपने देखा कि भारत के 8 राज्य से निकलती है। जब वर्ल्ड का मैप पढ़ाएंगे तो कर्क रेखा में दुनिया के कौन कौन से देश है, मैक्सिको वगैरह सब देखना पड़ेंगे और याद करना पड़ेंगे। और जब एमपी पढ़ाएंगे तो एमपी के 14 जिले याद करना, मतलब दुनिया के देश याद करो, फिर भारत के 8 राज्य याद करो, फिर मध्य प्रदेश के 14 जिले याद करो, तब कर्क रेखा के ये पॉलिटिकल वाला क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड में ऐसे ही मकर रेखा वगैरह भी होता है, ठीक है। अब ये हो गया कर्क रेखा वाली पूरी बात। अब एक बात और सीख लीजिए, इसके बाद आधा इंट्रोडक्शन लगभग हो जाएगा, आधा कल होगा, ठीक है, मतलब अगली क्लास में होगा। अब देखिए, अब समस्या क्या आती है, ये ग्लोब बनाया, ये बनाई पृथ्वी, 1 2 3 4 5 6 7, ये बनाया पूरे 180, ठीक है। ये भारत बनाया, ये भारत बनाया। एक चीज और रह गई इसमें सीखने की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, ये ग्लोब है, ये ग्लोब पर जो खड़ी लाइन है देशांतर, हमारा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला वीडियो आप देखें, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि एक देशांतर, जैसे इधर कितने देशांतर है 180, इधर भी कितने 180, तो हर देशांतर पर हमने कैलकुलेशन बताई थी कि हर देशांतर पर हमने पूरा प्रूफ करके दिया था, उसको समझा के मैथ्स में, 4 मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का। ये जो दुनिया के देश है इनमें समय आगे पीछे होता है, यहाँ पर ब्रिटेन और लंदन बताया था, और जैसे जैसे इधर जाऊंगा 4 मिनट का अंतर आएगा। इधर का समय आगे होता है और इधर का समय पीछे होता है। आधी दुनिया में रात होती है तो आधी दुनिया में सुबह होती है। ये सब सिस्टम उसमें समझ में आएंगे, ठीक है। ये जो ग्लोब है ये ऐसी घूमती है और दिन रात ऐसे ही होता है, ठीक है, इसी कारण। अब पृथ्वी पे दिन रात, तो ध्यान रखेंगे। अब भैया समस्या ये आती है कि आपने क्या बोला, ये कि सर 68 डिग्री, ये उल्टा 786 याद है, 68 डिग्री से गुजरात निकल रहा है, कहां तक जा रहा था बेटा, 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट। एक बात, अब देखो कितने निकल के जा रहे हैं, देख लो, 68 के बाद 69 70 71 72 75 80 85 ऐसे जाएगा। तो भारत के इस किनारे पे और भारत के इस किनारे पर समय का अंतर आ जाएगा बहुत ज्यादा। समय का अंतर कैसे आ जाएगा, आप देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूं। 68 डिग्री 7 मिनट से आप कहां तक जा रहे हो, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इसके बीच में जितनी लाइन से बेटा, इसमें 4 का गुणा होगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कितने मिनट आप आगे पीछे हो। तो जब आप निकालेंगे इसको 1 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, 25 और 7 को राउंड फिगर में ही निकाल लीजिए। 97 और 68 और 97 में जो अप्रोक्स अंतर आ रहा है 29 का आ रहा है, 29 से पकड़ के चलो, ठीक है। ये 29 से ही करूं मैं 4, तो 29 चौक 3 चौक 12, 120, 116 हो गया ना, ठीक है। 9 चौक 36 और 8 से 14, 116, ये हो गया 116 मिनट को 60 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 घंटा 57 मिनट कुछ कुछ करके आएगा। मतलब अप्रोक्स बताऊं आपको तो 2 घंटे का अंतर, मतलब यहां पर 2 घंटे बाद सूर्य उदय होगा और इन लोगों को सूर्य उगता हुआ पहले ही दिख जाएगा। ये लोग उड़ जाएंगे, सूर्य उदय हो गया, उजाला हो गया है, मुर्गे की आवाज आ गई, मगर ये लोग तो अभी सो ही रहे हैं क्योंकि इनका समय 2 घंटे आगे है, क्योंकि ये कहाँ है, पूर्व में है और ये कहाँ है, पश्चिम में। तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने बताया था आपको उस चैप्टर में, आपका घर यहाँ है मान लो बीच में मध्य प्रदेश में, और आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है,
और आपकी मौसी यहाँ रहती है गुजरात में एकदम पश्चिम में सरक्रीक में, आपकी बुआ यहाँ रहती है अरुणाचल में, आपने बोला मौसी जी 10 बजे आना, तो 10 बजे इनके यहाँ तो सूर्योदय पहले होगा, जल्दी उठ जाएंगे, सुबह आप इनको बुलाएंगे ये आ जाएंगे, मगर ये सूर्योदय हुआ नहीं तो ये सोते रह जाएंगे, मतलब टाइम में अंतर आएगा, मतलब ये 1 घंटा बाद में आएंगे और ये लोग 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे और बोलेंगे हम तो घड़ी से चले थे, पहले कैसे आ गए। तो हर देश को या हर मैक्सिमम देशों में अपना अपना टाइम डिसाइड करना पड़ता है कि सबकी घड़ी बराबर चले। जैसे मेरी घड़ी में अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, ठीक है, तो पूरे भारत में सबकी घड़ी में 3:30 ही बज रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बराबर करने के लिए एक स्टैंडर्ड लाइन मानना पड़ती है, तो बस हमने मान ली वो लाइन है हमारी 82.5 डिग्री, ये जा रही है। अब ये 82.5 डिग्री की लाइन यहाँ से जा रही है, ये 82.5 डिग्री का कौन सा देशांतर है बेटा, पूर्वी देशांतर। तो देखते चले इनसे क्या क्या क्वेश्चन आएगा। 82.5 82.5 का पूर्वी देशांतर हमारी क्या है, IST है। IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या किया हमने, पहले मैं लाइन खींच देता हूं, ये लाइन भी पूछता है किन किन राज्यों से, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका आज का, स्कोर याद कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन चल रही, देखो ये लाइन जा रही है, ऊपर से लेके आ रहा हूं, ठीक है, ऊपर से लेके आ रहा हूं, ये गई लाइन, ये स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। पहला नंबर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद तीसरा नंबर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद चौथा नंबर उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। कंप्लीट। 1 2 3 4 5 5 राज्य हैं जिनसे हमारी मानक समय रेखा बोलते हैं इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितने राज्यों से निकलता है, 5 राज्यों से, यूपी एमपी तो याद ही होगा, इधर के याद रखना, एमपी आता तो छोटा भाई भी आता है, छत्तीसगढ़, ठीक ना, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, और बचा कौन सा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये दोनों तट रेखा वाले जो आपको याद कराए थे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो हमारी 82.5 देशांतर रेखा यानी भारत की मानक समय रेखा पर स्थित हैं। कितने राज्य बेटा, 5 राज्य। तो लिख दूंगा 5 राज्य भी आपको याद करना है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, ये 3 तो एक सरल है, उसके बाद ओडिशा नहीं भूलेंगे, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अब क्या करेंगे, यहां पर जैसे ये उड़ीसा वाला, ये वाला 82.5 डिग्री की हमारी देशांतर रेखा मानक समय, तो यहां पे देख लेंगे कितनी बज गई, रात को 12 बज गई, तो यहां की घड़ी में 12 बजेगी, उसी समय पूरे भारत की घड़ी में मिला के क्या कर देंगे, टाइम सेट 12, मतलब भारत में टाइम का अंतर ना जाए, सारी घड़ियों में एक जैसा बजे, ठीक है ना। तो हमारी स्टैंडर्ड टाइम कौन सी है बेटा, ये 82.5 डिग्री की लाइन है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, मगर यूपीएससी इनमें क्वेश्चन जब करेगा तो इस लाइन के आसपास की सिटीज की भी बात करेगा, कौन कौन से शहर इस पर हैं, ठीक है ना। और ये ध्यान रखेंगे 82.5 डिग्री की लाइन हमारी मानक समय रेखा, जो कि कितने राज्यों से निकलती है, 5 राज्यों से। एक बात और ये याद रखेंगे कि ये जो पश्चिम वाले राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र, ये लोग अभी अभी बहुत मांग कर रहे हैं कि हमारी एक लाइन और बनाओ, हमारे देश में 2 लाइन होना चाहिए। देखो दुनिया में रूस के पास काफी टाइम जोन है, क्योंकि रूस चौड़ाई में बहुत ज्यादा है, 1 2 3 करके बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स निकलते हैं रूस के पास, ठीक है। तो रूस के यहाँ 11 टाइम जोन है, अमेरिका में कनाडा में 6 टाइम जोन है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि भारत में एक टाइम जोन और बना लो, क्योंकि ये पश्चिम वालों को दिक्कत होती है, ये लोग कभी कभी वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं 6 बजे सब आ जाओ ऑनलाइन, तो 6 बजे ये तो ऑनलाइन हो रहे हैं, ये पहले ही इनके यहाँ सूर्योदय हो गया, इनकी नींद खुल गई और ये भी सो ही रहा है, अचानक पहुंच नहीं पा रहा। तो पश्चिम के लोग चाहते हैं कि एक लाइन हमारी ओर बना दो, ताकि हम पश्चिम के कुछ राज्य यहां से चलें और कुछ भारत यहां से चले, ठीक है ना। मगर ये अभी मांग पूरी होने वाली है नहीं, क्योंकि ये अभी व्यवहारिक तौर पर भी हमारे यहाँ सक्सेस नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब 2 टाइम जोन बन जाएंगे बेटा, तो 2 प्रकार की घड़ी चलेगी, उधर कुछ और बजेगा, इधर कुछ और टाइम होगा। और जब आप इधर से गाड़ी लेके, अपनी बाइक लेके, कार लेके उस किनारे पे जाओगे, घूमने जाओगे, तो वहां जाके बॉर्डर जब लाइन आएगी तो वहां के बाद टाइम चेंज करना पड़ेगा, टाइम सेट करना पड़ेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो भारत में अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, हालांकि मांग इसकी होती रही है। तो यह है 82.5 डिग्री का भारत का मानक समय। मानक समय के अलावा एक छोटी सी लास्ट बात याद कर लीजिए, और आज का ये आधा इंट्रोडक्शन खत्म होगा बेटा, आधा अगली क्लास में होगा, ठीक है ना। तो एक बात और, एक होता है भू आवेष्टित क्षेत्र, भू आवेष्टित अभी पढ़ा दे ताकि अगली क्लास में नहीं पढ़ाना पड़े, ठीक है। भू आवेष्टित क्षेत्र क्या होता है,
यहां पर भारत में उसकी डेफिनेशन आती है, ना तो किसी पड़ोसी को टच करेगा, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, और ना ही समुद्र को टच करेगा। ऐसा राज्य, पहले परिभाषा, ऐसा राज्य जो ना तो किसी पड़ोसी को टच करेगा, पड़ोसी की बॉर्डर को, ना ही किसी समुद्र को, तो इसको बोलेंगे भू आवेष्टित। ठीक है ना। तो 5 राज्य हैं, जरा ढूंढिए मेरे साथ। ये एमपी देख लीजिए, ये आपका मध्य प्रदेश, ये पूरा बीचों बीच है, कोई समुद्र टच नहीं करता, कोई पाकिस्तान नेपाल टच नहीं करता। आप कैसे ढूंढेंगे? हम आएंगे तो हमारा भाई तो आता ही है छत्तीसगढ़, ठीक है, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, ये देखो ये 2। अब एमपी सीजी का पेयर बना लेना। 82.5 डिग्री स्टैंडर्ड टाइम में भी दोनों भाई आए थे, कर्क रेखा में भी दोनों भाई आए हैं, और भू आवेष्टित में भी दोनों भाई आ रहे हैं। हम दोनों भाई का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये एमपी और ये छत्तीसगढ़। अब 2 तो हो गए। जैसे भू आवेष्टित पूछेगा तो सबसे बड़ा भू आवेष्टित तो हम ही हैं, मध्य प्रदेश। एरिया में भी इन 5 में सबसे बड़ा कौन है? मध्य प्रदेश। लिख देते हैं सबसे बड़ा ये भू आवेष्टित, ठीक है। उसके बाद हमारा भाई आ गया छत्तीसगढ़। एक हमारे भाई के ऊपर मिलेगा, एक हमारे भाई के ऊपर मिलेगा, और एक हमारे भाई के नीचे मिलेगा। देखो हमारे भाई के नीचे कौन मिलेगा? ये रहा तेलंगाना। कौन सा राज्य है ये? तेलंगाना। ये भी नया राज्य है, 2 जून 2014 पे बनाया गया तेलंगाना, भारत का ये राज्य नया है। और इसके बाद ऊपर जाएं तो ये देखो बेटा, ये झारखंड सन 2000 में बना था, अभी बताया था हमने, ठीक है ना। ये झारखंड। तो कैसे याद करेंगे? सबसे बड़ा भू आवेष्टित मध्य प्रदेश, हमारा भाई, भाई के नीचे तेलंगाना, और भाई के ऊपर झारखंड। भाई के नीचे कौन है? तेलंगाना, और भाई के ऊपर कौन है? झारखंड। और यहां दूर से उठा के लाना हरियाणा को, हरियाणा को उठा के लाना, नहीं तो बुरा लगेगा उसको, ठीक है। तो याद हो गए 5। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, हमारा भाई छत्तीसगढ़, एक नीचे मिलेगा तेलंगाना, एक ऊपर मिलेगा झारखंड। ये हो गया 5 राज्य भू आवेष्टित, ये भी खत्म हो गया। और एक चीज लास्ट में याद रखेंगे, यदि कोई पूछता है भारत के चारों पॉइंट बताइए, सबसे उत्तरी फ्रंटियर क्या है? तो इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो जगह है वो जम्मू कश्मीर में है बेटा। ये भारत का उत्तरी बिंदु है, मतलब सबसे नॉर्थ में क्या है? तो सबसे नॉर्थ में इंदिरा कॉल है, ठीक है। सबसे वेस्ट में क्या है? गुहार मोती भी बोलते हैं, या गौर मोता भी बोलते हैं। ये गुजरात में है बेटा, गुहार मोती के नाम से याद रखेंगे, गुहार मोती। ये गुहार मोती कहाँ है? गुजरात में। पूछेगा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बताइए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा बताएंगे? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बताएंगे, गुहार मोती, गुजरात। सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू, कीबीथू थोड़ा नाम ऐसे ही है इसका, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ना तो ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा। जब भी आया है साउथ वाला आया है, तो लिख देता हूं साउथ वाले। भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु ये रहेगा इंदिरा पॉइंट, लिख देता हूं इंदिरा पॉइंट, कंफ्यूज नहीं होना। फिर से देखिए, ये इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल अलग है, जम्मू कश्मीर में नॉर्थ पॉइंट है, नॉर्थ फ्रंटियर है, और इंदिरा पॉइंट अलग है, ये ऊपर कॉल नीचे पॉइंट, तो लिख दिया इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा नाम देते हैं पार्सन्स पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट। इसका तीसरा नाम देते हैं पिगमिलियन पॉइंट। याद रखना तीनों नाम से आता है, इंदिरा पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, तीनों एक ही नाम है, इंदिरा पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट। अब ये दक्षिणतम बिंदु मिलेगा कहां? आप यदि यहां पर जाकर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भारत इससे भी नीचे है, जो मेरा पेन रखा है इसके नीचे भारत कहां मिलेगा? अंडमान निकोबार में। जरा ध्यान से देखिए, ये अंडमान निकोबार जब नीचे जाओगे तो सबसे लास्ट में ये जो बना रहा हूं, यदि दिख रहा है तो ठीक है, वरना याद रखें इसके नीचे है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार का सबसे नीचे का द्वीप। अंडमान निकोबार कैसा बेटा? ऐसा अंडमान, 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 मध्य अंडमान, उत्तर अंडमान, ऐसे कई अंडमान है। फिर एक लाइन आती है निकोबार, 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 ऐसे कई सारे निकोबार है, आगे क्लास में पढ़ाएंगे। इसमें लास्ट में होता है सबसे बड़ा द्वीप, सॉरी सबसे दक्षिण का द्वीप होता है ग्रेट निकोबार। तो ये कहां मिलेगा? ये ग्रेट निकोबार में मिलेगा। कहां मिलेगा? ग्रेट निकोबार। सीधी बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पहला तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा, उसमें भी अंडमान में नहीं मिलेगा, निकोबार में मिलेगा, ठीक है। निकोबार में भी एमपीपीएससी कई ऑप्शन देगा, बड़ा निकोबार, कार निकोबार, छोटा निकोबार, ऐसे याद रखना। तो रट डालो इसको, ग्रेट निकोबार।
और ग्रेट कोई बोल देगा बड़ा निकोबार, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, बड़ा निकोबार पे मिलेगा। अब बताओ ये जो आपने यहाँ पर लाइन देखी थी वो कौन सी देखी थी, 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है भारत शुरू हो रहा है, और सर बता रहे हैं इसके भी नीचे ये आ रहा है, तो फिर ये कहां पर आ रहा है, इसका भी याद रखेंगे, ये है 6 डिग्री 45 मिनट, लिख देता हूं। इंदिरा पॉइंट कहां आएगा, 6 डिग्री 45 मिनट। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का दक्षिणतम बिंदु ये वाला बताना है, ठीक है ना। अब ये फिर क्यों पढ़ते हैं 8 डिग्री, ये तो मुख्य भूमि, मुख्य भारत यही है, मगर ये पानी में जो द्वीप है ये भी भारत है, ये पानी में द्वीप है ये भी भारत है, तो आपको याद रखना है। और इसके लिए क्या क्वेश्चन बनाएगा, इसके लिए क्वेश्चन बनाएगा मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, इसको बोलेगा मेन लैंड यानी मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, तो फिर यहीं पर आएगा कौन सा, मैंने बताया था कन्याकुमारी, कौन सा है, कन्याकुमारी। मगर मेन क्वेश्चन यही आएगा, दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, लिख देता हूं। मुख्य भूमि का पूछेगा, मुख्य भूमि का पूछेगा तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। ये कन्याकुमारी कहाँ है, यहाँ है, ये कन्याकुमारी यहाँ है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। यहाँ पर 3 समुद्र मिलते हैं, इधर से अरब सागर आ जाता है, उधर से बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर है। वास्तव में ये जो बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है, ये अरब सागर, सॉरी, हिंद महासागर का ही पार्ट है। अरब सागर एंड वे ऑफ बंगाल इज पार्ट ऑफ हिंद महासागर, याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका चारों पॉइंट। इंदिरा कॉल ऊपर है, इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे, इसका द्वीप नहीं भूलेंगे, ग्रेट निकोबार में है बेटा, ठीक है। गुहार मोती हालांकि नहीं पूछता, गुहार मोती जो भी लिखे, ठीक है ना। और उसके बाद किबिथु, ये दोनों कठिन है, गुजरात वाला और अरुणाचल प्रदेश वाला, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया आपका आधा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने एक घंटे लगभग बात कर ली होगी, ठीक है। मगर आपको याद दिला दें, आपने क्या पढ़ लिया, भारत के नाम पर चर्चा की, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। भारत का एरिया 3287 2.43 किलोमीटर, 3214 2933 15200 6175 ये सारी डिजिट। कर्क रेखा के 8 राज्य आपने याद करे, ये अपने तट रेखा वाले आपने कितने राज्य याद करे, 9 राज्य याद करे, चारों पॉइंट आपने याद कर लिए, आपकी 82.5 डिग्री का मानक समय आपने ये सारा याद किया। एक क्लास और मिलेगी 1 घंटे की, उसमें पूरा हम पड़ोसियों के बारे में बात करेंगे और पड़ोसियों से हमारी जो रिश्ते हैं कैसे चल रहे हैं। आपको मालूम ही है पाकिस्तान हमारा कैसा पड़ोसी भाई है, ठीक है, चीन हमारा कैसा पड़ोसी है, इनसे जो लड़ाई झगड़ा चलता है, 4-4 बार लड़ाई हो गई है, इसको देखेंगे। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, सभी पड़ोसियों की बात करेंगे अगले वीडियो में, और जो भी इंट्रोडक्शन में बचेगा उस सबको कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।